जी जी जी। जी आ गया रिकॉर्डिंग। आप सब दोस्तों का शुक्रिया और मुझे खुशी है कि अभी तक हम लोग 19 ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं अपनी जानिब से लिंकर सोल स्पा और सब की जानिब से सब वेलकम करता हूँ। एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है कि सब जो है अपना माइक बंद कर दें क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो रही है अगर आप सब बोलेंगे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुश्ताक साहब से, मुश्ताक निंदानी साहब से कि फॉर्मली सुहेल को वेलकम करें और फिर जो है हम सुहेल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी प्रेजेंटेशन या जो लेक्चर है वो स्टार्ट करें। जी मुश्ताक साहब। जनाब सुहेल मोहम्मद अली साहब, मेरे लिए ये एक निहायती अजीम एजाज है आपको इस महफिल में इस्तेमाल करना। आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि जब बोलते हैं तो आपके मुंह से जवाहिर झड़ते हैं और सुनने वाले की रूह ताज़ा हो जाती है। एटलीस्ट मैं अपनी जब भी आपको मैंने सुना है और मैंने आपको कई मुकाम पे सुना है और आपका ताल्लुक आपके साथ मेरा गहरा ताल्लुक रहा है और इसलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। आप सुहेल साहब, आप ताओ लीडरशिप उन उन शुरका के लिए जो आपसे बहुत करीब नहीं रहे हैं उनके लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, उसके फाउंडर भी हैं और उसका नाम है ताओ ऑफ लीडरशिप। तो ताओ के माने जो मैंने समझा है वो ये है कि एक पाथ है, एक वे है, एक रोड है, एक प्रिंसिपल है, एक कोर है। तो जो आपके पास जिस सब्जेक्ट पे भी आप बात करते हैं और आप कैपेसिटी बिल्डिंग के एक्सपर्ट हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के माने ये है कि लोगों में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, खुसूसन मेंटली, तो स्काई इज द लिमिट। अगर हम मेंटली स्ट्रांग हो, अगर हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो सही डायरेक्शन के लिए, तो हम अपनी मंजिल बहुत without much difficulty we can identify our goal, we can identify our target properly. The confusion is removed and the way forward is clear. तो आपके पास अगर हम आते हैं और आपके जो प्रोग्राम से अटेंड करते हैं तो वो मंजिल जो हम चाहते हैं और जिसका आप इश्तहार करते हैं कि भाई ये मंजिल की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा, उसके मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये आपकी एक खसूसियत है। आप आपका जो जो हमने आपको देखा है बात करते हुए, तो आप सहर अंगेजी के साथ बात करते हैं। लोग जो हैं वो फिर अपनी सीट से ग्लू होके बैठ जाते हैं और रेप्ट अटेंशन में आपको सुनते हैं। तो ये एक आपका कमाल है और आपने हमेशा उसे डिलीवर किया है जब तक। और आपका जो अंदाज है वो ऐसा है कि आप उस तरफ ले जाते हैं मंजिल जो पहले आया नहीं होती है और फिर वहां पहुंचा देते हैं। और आप जो अपना नॉलेज और आपकी एक्सपर्टीज आप मुख्तलिफ रिलीजन से, मुख्तलिफ फिलॉसफी से और मुख्तलिफ अंदाजे जो फिक्र है, फिलॉसफीज है, उनसे लेके आप फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो मौजू है मन चले का सौदा, वो अशफाक अहमद की बहुत ही मशहूर
किताब है उनकी, और उन्होंने इस किताब के लिए कहीं लिखा है कि वो उनके पास एक जॉब थी जिसमें वो प्रूफ रीडिंग करते थे आर्टिकल्स की और रिसालों के लिए। तो वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट उनके पास आते थे। वो रिलीजन के भी सब्जेक्ट हुआ करते थे, स्पिरिचुअलिटी के भी सब्जेक्ट हुआ करते थे, मटेरियलिज्म के भी सब्जेक्ट हुआ करते थे, और साइंस के भी सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो उनको ये पढ़ने का मौका काफी मिला, और उनका एक एक जो बैकग्राउंड है वो मल्टी थिंकिंग का बैकग्राउंड बन गया। और जो ये किताब उन्होंने लिखी है वो फिर सीरियलाइज हुई, उसके प्लेस बने, कोई 13 शायद उसकी किस्तें हैं या उससे ज्यादा है, और लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया। और उसमें वो अपनी जिंदगी का जो एक शेडो है, वो अपनी जिंदगी का एक वो उनको नजर आने लगा। और ये बहुत ही एक जो ये प्लेस है बहुत मशहूर हुए, और लोग अभी तक उसे बड़े बड़े प्यार से उसे देखते हैं। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद आप इसी सब्जेक्ट को आगे लेके चलेंगे। तो हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और आज आज का इंस्ट्रक्टिव सेशन से हम जरूर फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपका। जी सर, सुहेल, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपको सबको मेरी आवाज आ रही है यकीनन? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी बहुत शुक्रिया। और मेरा प्रेजेंटेशन नजर आ रहा होगा आपको? अभी हट गया है। हट गया? जी जी, आप शुरू करें। नजर, जी जी ओके। सबसे पहले तो मुश्ताक साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए काम आसान नहीं बल्कि काम मेरे लिए मुश्किल कर दिया है, क्योंकि जब इतनी तारीफें हो जाएं तो बोलने वाले के लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो कहाँ से बात शुरू करे और किन अल्फाज का चुनाव करे और किन अल्फाज का चुनाव ना करे। और मामला जब मन चले का हो और फिर सौदा हो मन चले का, तो मामला बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो लिंकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, इस पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, इस वजह से कि एक चीज तो तय हो गई है कि आप लोगों की जो टीम है उसकी जो मुस्तकिल मिजाजी है लोगों को इकट्ठा करने की और इल्म बांटने की, सोचने की और कंटेम्पलेट करने की, मेरा ख्याल है मुझे भी इतने साल हो गए और अब तो मेरा ख्याल है कि आप लोग पहचान बन गए इस शहर की, कि जहाँ पर इल्मी महफिल होती है, जहाँ पर लोग बैठते हैं और जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कलेक्टिव विजडम, वो कलेक्टिव विजडम का जो ट्रेडिशन है वो आप लोगों ने ना सिर्फ शुरू किया, और कहते हैं कि शुरू करना बहुत आसान होता है लेकिन चीजों को मुस्तकिल रेगुलर रहें ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ शुरुआत तो बहुत सारी चीजों की होती है लेकिन बहुत कम होता है कि उसे रेगुलर रखा जाए, उसे मुस्तकिल किया जाए। तो शुक्र है, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी टीम का कि जो वक्तन फवक्तन याद करते हैं, और आप लोग याद ना भी करें तो आप लोगों की एक्टिविटीज सामने से गुजरती भी हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पर बैठ रहे हैं। और स्पेशली कोविड के बाद मेरा ख्याल है शायद ये दूसरा मौका है जब हम वर्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक सेशन मैंने देखा जो वर्चुअली हुआ और ये दूसरा वर्चुअल सेशन मेरे ख्याल से शायद है। आज का जो मौजूद सुखन है और जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, मैं कुछ थोड़ी बहुत इसकी क्लैरिटी दे दूं, क्योंकि अभी मुश्ताक साहब ने एक बड़ा प्रॉपर इसका एक फ्रेम सेट किया मन चले का सौदा का, जबकि मैं इस ड्रामे को एज ए रेफरेंस मार्कर यूज करता हूँ। मतलब जब मैं इसका जिक्र करता हूँ तो मेरे लिए ये ड्रामा मुझे कई सिमतों की तरफ लेकर जाता है, और जो भी मुझे सुन रहा है आज, अगर तो उसने ड्रामा पढ़ रखा है, इस ड्रामे को देख रखा है, तो वो रिव्यू करेगा, रिकैप करेगा, रिविजिट करेगा उस ड्रामे को, और अगर उसे वो कहानियां याद हो तो यकीनन उसे इस बात का इल्म होगा। जहां तक जिन लोगों ने इसे कभी नहीं पढ़ा, मुझे यकीन है कि वो
आज की गुफ्तगू के बाद कोशिश जरूर करेंगे कि वो इसको सुन सकें और इसको जान सकें, और मुमकिन है कि वो ये इरादा करें कि उनको आगे चलकर इसको पढ़ने का मौका मिलेगा, वो ये नियत करेंगे कि वो इसको पढ़ सकें। आज के इस प्रेजेंटेशन में, इससे पहले कि मैं इस कहानी पे, इस किताब पर बात करूं, सबसे अहम चीज ये है कि थोड़ा सा एक फ्रेम सेट किया जाए कि वो कौन सा तस्वुर है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इस कहानी के गिर्द घूमता है, वो क्या वजह थी, वो क्या तस्वुर है कि जिसकी बेस पर ये कहानी लिखी गई, और जिसका हल्का सा जिक्र जो है वो मुश्ताक साहब ने भी किया। अगर मैं प्रेजेंटेशन ना भी शेयर करूं तो मैं जिस तरतीब से चलूंगा यकीनन आप मेरे साथ चलेंगे। एक टर्म हम अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि आखिर में जब सवालन जवाबन हम जाएंगे तो आपको ये तरतीब मेरा ख्याल है कि मदद करेगी। एक टर्म है, एक तस्वुर है जिसको हम अंग्रेजी में कॉस्मोगोनी कहते हैं। और कॉस्मोगोनी एक तस्वुर है कि इस कायनात की तख्लीक के लिए साइंस ने, फलसफे ने और मजहब ने मुख्तलिफ कहानियां हमें सुना रखी। साइंस बताता है कायनात कैसे बनी है, मजहब भी बताता है कि कायनात कैसे बनी है, और फलसफा भी कोशिश करता है इस सवाल का जवाब देने के लिए कि कायनात बनी कैसे, और सबकी अपनी अपनी कहानी है। मैं उसकी अगर छोटी सी दे दूं, मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं बिग बैंग की, और बिग बैंग थ्योरी की जब बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि साइंस हमें कायनात के पैदा होने या कायनात के वजूद में लाने, बड़े हो साइंस पढ़ के बहुत बड़े हो जाते हैं, साइंस के तस्वुरात को लेकर वो सोचते और गौर करते हैं और उन पर यकीन रखते हैं। और इसी तरह मजहब हमें ये बताता है कि हम जो है वो चले गए हमारे मजहब में, तो वो हमें आदम और हवा की कहानी सुनाता है, और वो ये कहता है कि हम पहले जन्नत में थे और वहां से फिर हम इस जमीन पर आए। ये दोनों कहानियां एक मजहब से मिल रही है, एक साइंस से मिल रही है, और एक तीसरा शोबा फलसफा है जो दोनों पर अपना गौर फिक्र देकर हमें मजीद गौर फिक्र करने की तरफ ले जाता है। तो कॉस्मोगोनी होती क्या है? कॉस्मोगोनी का मतलब है वो सारी कहानियां जो कायनात की तख्लीक पर लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, बताई गई हैं और बयान की गई हैं। तो लफ्ज कॉस्मोगोनी हमने नहीं बोलना कि कॉस्मोगोनी से मतलब उन तमाम कहानियों का अहाता करना जो हमें ये बताती है कि कायनात बनी कैसे। अब यहाँ पर चलते चलते मैं आपको एक छोटा सा, अगर इसको हम कहें कि लतीफा सुना दूं। एक बच्चा अपने वालदा के पास गया और अपनी वालदा को जाकर कहता है कि अभी हम इस दुनिया में कैसे आए। तो अम्मी क्योंकि तिब के शोबे से मुंसलिक थी, मेडिकल के शोबे से मुंसलिक थी, उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि पहले हम यूनिसेलुलर थे, फिर मल्टी सेलुलर बने, और फिर हमारा एवोल्यूशन हुआ, हमारा इर्तका हुआ, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम होमो इरेक्टस से होमोसेपियन बने। तो वालिदा ने अपना एक साइंसी तस्वुर बच्चे को पेश करके तसल्ली देने की कोशिश की। बच्चा सुन गया और सुनने के बाद अपने वालिद साहब के पास गया। वालिद साहब के पास हल्की हल्की दाढ़ी थी, हाथ में तस्बीह थी, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। जाकर उस बच्चे ने कहा कि बाबा हम इस दुनिया में कैसे आए। तो बाबा ने कहा कि बेटा देखो हम पहले जन्नत में थे, हमारे आबा और अजदाद आदम और हवा की औलाद में से थे, वहां वो रहते थे, फिर अल्लाह ताला ने हमें जन्नत से दुनिया में भेजा। अब बच्चे के पास दो कहानियां, एक कहानी जो वालदा ने सुनाई जिसका ताल्लुक एवोल्यूशन ऑफ मैन से था, जिसका ताल्लुक यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर जाने का था। इधर बाबा बता रहे थे कि हम आदम और हवा की औलाद है और जन्नत से जमीन पर उतारे गए। तो बच्चे के चेहरे के तासुरात देखकर वालिद साहब समझ गए कि बच्चा थोड़ा परेशान है। तो वालिद ने पूछा कि बेटा खैरियत है, तुम कुछ कंफ्यूज लग रहे हो। तो बेटे ने कहा नहीं बाबा बस ठीक है। नहीं बताओ, तुम्हारे चेहरे के कुछ तासुरात बता रहे हैं कि तुम कंफ्यूज हो गए। तो बेटे ने देखा कि जब वालिद साहब जोर लगा रहे हैं और इसरार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबा ऐसा है कि पहले अम्मी के पास गया था और मैंने पूछा दुनिया कैसे बनी। उन्होंने बताया कि एवोल्यूशन हुआ, होमो इरेक्टस से होमो सैपियन बने। आप कह रहे हैं कि हम जन्नत में रहते थे और जमीन पे उतारे गए। तो मुझे समझ में नहीं आई कि दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी दुरुस्त है। तो बाबा ने कहा बेटा देखो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अम्मी ने अपनी फैमिली की कहानी सुनाई, मैंने अपनी फैमिली की कहानी सुनाई। तो
मैं और आप जो है वो साइंस को भी पढ़ते हैं, हम मजहब को भी पढ़ते हैं, और ये एक ऐसी पैरेलल लाइन लेके हम चलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि साइंस की सिमत अलग है और मजहब की सिमत अलग है। साइंस का कॉन्सेप्ट अलग है, उसके आइडियाज अलग है, और मजहब के आइडियाज बिल्कुल अलग है। अब मेरी इस बात को प्लीज नोट रखिएगा कि ये बात हमने शुरू कैसे की। हमने शुरू की कॉस्मोगोनी से, और कॉस्मोगोनी से मुराद लिया वो तमाम कहानियां जो हमें सुनाई जाती है कायनात के बनने में या कायनात की तख्लीक के हवाले से। अब मैं कॉस्मोगोनी के फौरन बाद अगले मौजू पे आता हूँ। शुजा मेरे दोस्त हैं, बड़े पुराने मेरे दोस्त हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। तो शुजा से जब बात हुई तो शुजा साहब कहने लगे कि भाई आप किस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहेंगे, हम एक वर्चुअल सेशन करना चाहते हैं। मैंने शुजा को कहा, मैंने कहा शुजा हम एक काम करते हैं, मेरी बड़ी फेवरेट किताब है मर्सिया एलियाडे की, द सीक्रेट एंड द प्रोफेन, तो मैं उस पर कुछ रोशनी डालूंगा, सीक्रेट पर बात करेंगे, प्रोफेन पे बात करेंगे। तो शुजा साहब ने कहा नहीं भाई, रमजान का महीना है और इतने मुकद्दस महीने पे इतनी वजनी चीजें, एक तो वैसे ही इंसान रोजे से होता है और रोजे में फिर कोई ऐसी चीज सुना दे कि जो अगर पेट पे नहीं तो कम से कम जहन पे बड़ा भारी असर करेगी, तो ये छोड़े आप। तो आप ऐसा करें कि आप कोई ऐसी बात करें जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। तो जाहिर है अब शुजा की बात जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता, जाहिर है पायलट जो जैसा कहे वैसे ही जो है वो उसके सारे साथी करते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा स्पिरिचुअलिटी की बात हम करना चाह रहे हैं। अब सबसे मुश्किल काम जो अभी मुश्ताक साहब ने इंट्रोडक्शन में बताया कि सबसे मुश्किल काम दुनिया में वो है रूहानियत को अल्फाज देना। मतलब रूहानियत पे बात करने के लिए जबान का इस्तेमाल करना। मुझे जितने साल जिंदगी के गुजर गए और जो साथी मुझे सुन रहे हैं उन्हें यकीनन इस बात का इल्म होगा कि जबान या लैंग्वेज इज अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, और जो चीज इंसान ने कंस्ट्रक्ट की है यकीनन वो लिमिटेड होगी। वाई? बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर लिमिटेड एंड ह्यूमन कैपेसिटीज आर लिमिटेड। जब इंसान खुद लिमिटेड है तो उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है, और जब उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है तो हाउ इज इट पॉसिबल टू सेट और टू फिट अनलिमिटेड रियलिटी इन लिमिटेड बीइंग। मतलब एक लामहदूद चीज को एक लिमिटेड चीज के अंदर लाना कैसे पॉसिबल है? मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी को पे बात करना और स्पिरिचुअलिटी पे लैंग्वेज यूज करना और स्पिरिचुअलिटी को वर्ड्स देना, मेरा ख्याल है बहुत सारे काबिल लोग होंगे, लेकिन एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरा जाती ख्याल और मेरी नाकिस राय ये है कि स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी कन्वर्स्ड। आप उस पर अगर गुफ्तगू करेंगे तो आप एक अनलिमिटेड चीज को लिमिटेड करने की कोशिश करेंगे, और जब वो लिमिटेड होगी तो मुझे यहाँ पर एक नॉवेल याद आता है, कभी मौका मिला तो इसी महफिल पे बात हम करेंगे। एक नॉवेल है हरमन हेस का, जिसका जिक्र मैंने अपने लास्ट सेशन में भी किया था। उस नॉवेल का नाम है सिद्धार्था, और ये नॉवेल सिद्धार्था जो है वो हरमन हेस जो कि जर्मन राइटर थे उन्होंने ये लिखा था और इसको नोबेल प्राइज मिला था। इस नॉवेल के जो आखिरी 5 सफ़ात है, आखिरी 5 पेजेस है, उसमें से मैं आपको एक जुमला सुनाता हूँ। वो जुमला ये था हरमन हेस का, और इसका जो किरदार था सिद्धार्था, जो कि गौतम बुद्ध का असल नाम भी था। सिद्धार्था अपने आखिरी इस नॉवेल के पेजेस में उसके जो डायलॉग्स हैं वो ये सुनिएगा वो क्या कहता है। वो कहता है कि ट्रुथ कैन नॉट बी कैप्चर्ड इन वर्ड्स, ट्रुथ कैन नॉट बी कैप्चर्ड इन वर्ड्स। सच्चाई या हकीकत कभी अल्फाज में मुकय्यद या कैद नहीं की जा सकती। एंड इफ वी ट्राई टू कन्वर्ट्स or try to convey the truth in words, it would be half true or it would be half truth. अगर हमने कभी भी सच्चाई को या हकीकत को अगर हमने वर्ड्स देने की कोशिश की तो अल्फाज में जब भी वो चीज आएगी वो अधूरी होगी, वो नामुकम्मल होगी, वो इनकम्प्लीट होगी। कभी भी रियलिटी वर्ड्स में नहीं आ सकती। लिहाजा मैं सुनने वालों को 2 बातें बता चुका, कॉस्मोगोनी का जिक्र हम कर चुके, और स्पिरिचुअलिटी को वर्ड्स देना। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब कोई ये कहता है कि वो रूहानियत पे सेशन लेंगे। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई ये कहे
कि वो स्विमिंग पर अपने तजर्बात बताएंगे और सुनने वाले भी उस तैराकी के मजे लूटेंगे। तो अब वो तैराकी करने वाला अल्फाज कैसे अदा करेगा तैराकी पे, और सुनने वाला उस तैराकी के कैसे मजे लूटेगा, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट था कॉस्मोगोनी, कहानियां, और नंबर 2 स्पिरिचुअलिटी। और ये मैंने कहा कि एक तालिब इल्म की हैसियत से और मुख्तलिफ असातिज़ा के साथ बैठने पर कि स्पिरिचुअलिटी पे कम से कम गुफ्तगू हो सकती है। ये एक एक्सपीरियंस है, और अगर ये एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को वर्ड्स में लाना तकरीबन नामुमकिन है। तो अब हम अपना केस तैयार कर चुके। अगर स्पिरिचुअलिटी पे बात नहीं हो सकती और एक्सपीरियंस को कभी एक्सप्रेशन नहीं दिया जा सकता वर्ड्स का, तो फिर सवाल ये है, तो फिर क्या किया जाए? मेरा मसला आप समझ गए होंगे। मसला रूहानियत के मौजू पे अल्फाज देना और अपने रूहानी तजर्बे को दूसरों तक पहुंचाना है। तो मैं यहाँ पर चलते चलते एक राइटर जिसका मैंने कई बार जिक्र किया, सर विलियम जेम्स एक राइटर है, इनको मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली कोट करता हूँ। इनकी एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक्सपीरियंशियल नॉलेज को कभी भी कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। जो आप तजर्बा करते हैं वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। यू कैन ओन योर प्रॉपर्टी बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर एक्सपीरियंस इन वर्ड्स एंड यू कैन नॉट कम्युनिकेट योर एक्सपीरियंस टू अदर्स। आप दूसरों को कभी भी अपना रूहानी तजर्बा बयान नहीं कर सकते, और अगर आपने बयान करने की कोशिश की तो इस बात का यकीन कर लीजिए कि उसका दूसरे तक पहुंचना एज इट इज, जैसे आप चाहते हैं कि पहुंचे, इसकी कोई मुमकिन शक्ल नहीं है। अगर वो पहुंचेगा तो वो हाफ ट्रूथ होगा, लेकिन वो कंप्लीट ट्रूथ नहीं होगा। तो आज के मौजू पर आने से पहले हम 3 बातें कर चुके कि इस कायनात के वजूद पर कहानियां लिखी गई, कहानियां बनाई गई, कहानियां घड़ी गई। नंबर 2, रूहानियत बजाते खुद हमें हकीकत की तरफ लेके जाने का एक चैनल है, और अगर वो एक चैनल है तो क्या वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो बयान किया जा सके, और अगर वो बयान नहीं किया जा सकता तो फिर उसका इजहार कैसे किया जा सके। इसका मतलब है कि हमारा इशू ये है कि इफ वी कैन नॉट कम्युनिकेट एंड इफ वी कैन नॉट एक्सप्रेस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, देन हाउ इज इट पॉसिबल कि हम उसको शेयर करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो इसका जवाब आज की किताब मनचले का सौदा है। मनचले का सौदा, इस पर आने से पहले सबसे पहले तो मैं कह चुका कि अशफाक साहब के साथ मेरी मुलाकात रही, और मैं बार बार इसलिए ये बात कहता हूँ कि मुझे अपने छोटे वजूद का एहसास होता है और मुझे एक बड़े वजूद का एहसास होता है, एक ऐसे उस्ताद का जो दास्तान गो है, जिसको दास्तान गोई आती है, जिसको पता है कि कहानी कैसे सुनाई जाती है, और जिसे ये पता है कि कहानियों के जरिए एक ऐसी बात कहना जिसका आम बोलचाल में, आम कन्वर्सेशन में पॉसिबिलिटी नहीं है, उस मैसेज को, उस सब्लिमिनल मैसेज को, उस हिडन आइडिया को, उस हिडन कॉन्सेप्ट को किस तरह से कहानियों के जरिए बयान किया जा सकता है। यहाँ पर मुझे क्रिस्टोफर बुकर याद आते हैं। क्रिस्टोफर बुकर की एक बड़ी फेमस किताब है द 7 प्लॉट्स, और अगर कभी जिंदगी में आपको मौका मिले तो इस किताब को अगर आप पूरा ना भी पढ़ सके तो इसके इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़िएगा। लेकिन मैं इसके इंट्रोडक्शन से भी एक बहुत ही छोटे टुकड़े का जिक्र करूंगा। क्रिस्टोफर बुकर की किताब जो है द 7 प्लॉट्स, वो लिखता है अपनी किताब में कि मैंने दुनिया भर की कहानियों को पढ़ा और मैंने ये जाना कि जितनी कहानियां मैंने जिंदगी भर में पढ़ी हैं उन तमाम कहानियों के प्लॉट्स 7 तरह के हैं। इन 7 प्लॉट्स के अलावा कोई 8वां प्लॉट नहीं है, यानी दुनिया की जितनी कहानियां लिखी गई वो सब की सब इन्हीं 7 प्लॉट्स में से किसी एक प्लॉट का हिस्सा है या उसी शक्ल में। तो दुनिया में 7 तरह के प्लॉट्स हैं जिनमें कहानियां अब तक लिखी गई हैं इंसानी तारीख में। लेकिन इस पर एक इंटरेस्टिंग बात, क्रिस्टोफर बुकर की किताब द 7 प्लॉट्स का जो किताब का जो पहला सफा है उस पर एक जुमला लिखा हुआ। ये जुमला मैं आपके सामने दोहराता हूं और आप भी इसका मजा लूटिए। ये जुमला बड़ा खूबसूरत है। जुमला है जी, गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स,
गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, मैन मेड द स्टोरीज। अल्लाह ने कायनात बनाई और इंसान ने कहानियां। इसका मतलब है कि ये अल्लाह ताला की एक उसकी अजमत कि उसने कायनात तख्लीक की, और इंसान की खूबी कि उसने कहानियां बनाई। इसका मतलब है कि बाय नेचर, फितरतन, इंसान कहानियां बनाने वाली एक मखलूक है। उसे कहानियां सुनाना, कहानी सुनना और कहानी लिखना अच्छा लगता है। जो बात हम बयान नहीं कर सकते वो हम इशारों में करते हैं, जो बात हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको सिंबॉलिकली, इशारों की शक्ल में, हम साइंस की शक्ल में दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मनचले का सौदा असल में एक ऐसा ड्रामा है जो 1991 1991 में नशर हुआ, और इसकी टोटल 13 एक साथ थी, 13 एपिसोड्स थे। और ये मनचले का सौदा, इसका जो कॉन्सेप्ट था बुनियादी तौर पे, वो अपने वक्त का, बल्कि मैं कहूंगा कि आज भी उर्दू अदब में जिन ड्रामों का जिक्र हो तो मनचले का सौदा एक बहुत मुख्तलिफ ड्रामा है, और एक बहुत मुख्तलिफ कंटेंट है, और सबसे बढ़कर एक बहुत मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं इस पर 2 मिनट बात कर लूं और फिर हम कहानी पे चलेंगे। पहली बात तो ये कि ये कहानी या ये जो कॉन्सेप्ट इस कहानी के पीछे है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी की और इस ड्रामे की 2 तारें हैं, 2 वायर्स, कि जिसने इसको फ्रेम किया हुआ है। इसकी एक तार पॉजिटिव चार्ज रखती है और इसकी दूसरी तार एक नेगेटिव चार्ज रखती है। ये 2 तारों पर मुश्तमिल ड्रामा है, और इसका एक सिरा, इस कहानी की जो एक तार है वो जुड़ी है मिस्टिसिज्म से, तसव्वुफ से, यानी सूफिज्म की बात हो रही है। इसका एक सिरा तसव्वुफ की बात करता है, सूफिज्म की बात करता है, और इसका जो दूसरा सिरा है वो क्वांटम फिजिक्स की बात करता है, वो साइंस की बात करता है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ड्रामा है जो साइंस और मजहब को हमारे सामने लाकर रखता है। और याद रखिएगा, ना ये ड्रामा साइंस को रिजेक्ट करता है और ना ये ड्रामा तसव्वुफ या सूफी तरीके को रिजेक्ट करता है, बल्कि दोनों को कॉम्प्लीमेंट करता है, दोनों को तस्लीम करता है, और दोनों के दरमियान एक जोड़ दिखाता है, एक एक कोहेरेंस दिखाता है। अगर इस ड्रामे को जब आप गौर से सुनेंगे और देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस कहानी में पहली मर्तबा हमारे बड़े सगीर के ड्रामों में ये बात बताई गई कि रियलिटी को अगर हमने समझना है तो वो एक रिचुअलिस्टिक रिलीजन के जरिए नहीं, एक रस्मी मजहब के जरिए नहीं, बल्कि एक जुस्तजू के जरिए, एक तहकीक के जरिए, एक जर्नी के जरिए, एक सफर, एक रूहानी सफर। और वो एक ऐसा सफर है जो सिर्फ रस्मी अंदाज में नहीं बल्कि साइंस की तहकीक की नजर से ये सफर गुजारा जा सकता है या ये सफर किया जा सकता है। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि मजहब साइंस को रद्द करता है, रिजेक्ट करता है, लेकिन मनचले का सौदा में अशफाक ये कहते हैं कि मजहब को जो है साइंस कॉम्प्लीमेंट करता है। साइंस रियलिटी की तरफ जाने के लिए जिसकी बात मजहब करता है, साइंस उसमें सपोर्ट करता है। और मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में, ये जुमला मेरा नहीं, ये उस ड्रामे के हवाले से बात हो रही है, मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में हमें हकीकत की तरफ जाने के लिए साइंस की तरफ जाना पड़े और क्वांटम फिजिक्स। अब देखिए, क्वांटम फिजिक्स पर बात करते हुए मैं एक जुमला मन चलेगा सुनाऊं कि बेटा, अगर मेटाफिजिक्स को समझना है, अगर आपको माबादस तबियात की हकीकत को जानना है, तो पहले आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जब तक आप हस्ती को नहीं समझेंगे, आप नीस्ती को नहीं समझेंगे, मतलब थिंग्स एंड नथिंगनेस, जब तक होने को नहीं माना जाएगा, जब तक होने को नहीं तस्लीम किया जाएगा, आप ना होने के तस्वुर को नहीं समझ सकते। सो नथिंगनेस कैनॉट बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग थिंगनेस और बीइंग और एग्जिस्टेंस। जब तक हम वजूद को तस्लीम नहीं करते, हम उस वजूद के ऊपर, बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी, हम वहां तक नहीं जा सकते।
तो मुझे यहाँ पर चलते चलते एक बड़ी पुरानी बात याद आई। आगा खान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट में एक सेशन हो रहा था और उसमें बच्चों की प्राइमरी क्लास के बच्चों की पढ़ाई की बात हो रही थी। तो किसी ने बात की कि हम जब बच्चों को ABC सिखाते हैं या अलिफ बे पे सिखाते हैं तो हम अलिफ से अनार सिखाते हैं, बे से बकरी सिखाते हैं, पे से पतंग सिखाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हम उसे अलिफ से अल्लाह सिखाएं, हम उसे बे से बिस्मिल्लाह सिखाएं, हम उसे पे से पैगंबर सिखाएं? हम उसे क्यों अनार, बकरी और पतंग पे ले जाते हैं? हमें उसे अल्लाह पे, बिस्मिल्लाह पे, पैगंबर पे ले जाना चाहिए। तो वहां पर इस बहसो मुबाहिसे में दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह ये कहने लगा कि नहीं, अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह और पे से पतंग बिल्कुल ठीक तस्वुर है, हमें इसको लॉन्च करना चाहिए, हमें इसको तब्दील करना चाहिए। दूसरा ग्रोह कहने लगा ये कैसे मुमकिन है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है। शुरू के सालों में बच्चे के, अब बच्चा कैन नॉट इमेजिन, क्योंकि उसने अभी तक दुनिया देखी नहीं है, उसने चीजें देखी नहीं है, हमने उसे कोई चीज सिखाई नहीं है। ऐसी सूरत हाल में a person who is without images, how can he imagine? So imagination cannot be understood without having the idea of images. अगर कोई आपको कहता है कि मुझे अलिफ से अनार सिखाना है तो मुझे उस बच्चे को अनार दिखाना होगा। जब मैं उसे अनार दिखाऊंगा तो वो उसे अनार कहना सीखेगा, वो उस नाम से उस चीज को जोड़ेगा। तो वो अनार जब कहेंगे और अनार जब वो देखेगा तो लफ्ज अनार के साथ वो उस फ्रूट अनार को कनेक्ट करेगा और फिर आइंदा जितनी मर्तबा हम अनार कहेंगे वो उस वर्ड को सुनकर, उस लफ्ज को सुनकर उस चीज का तस्वुर करेगा। लिहाजा तस्वुर बगैर तस्वीर के मुमकिन नहीं है, इमेजिनेशन बगैर इमेजेस के नहीं है। अगर आप किसी को ये कहें कि दोज़ख में आग होगी तो आग का तस्वुर करने के लिए मेरे पास आग की तस्वीर होना जरूरी है। अगर आग की तस्वीर नहीं है, मैंने आग कभी देखी नहीं है, तो मैं आग का तस्वुर कैसे करूंगा? अगर मेरे पास दूध की नहर या दूध का अगर कोई इमेज नहीं है तो फिर मैं कैसे इमेजिन करूंगा? सो इमेजिनेशन कम्स लेटर, इमेजेस कम्स फर्स्ट। आप इमेजेस पहले आएंगे फिर इमेजिनेशन आएगा। लिहाजा खूबसूरत बात थी कि वहां पर इस बात पर बिल्कुल बहसो मुबाहिसा हुआ आगा खान यूनिवर्सिटी में, और आखिर में इस बात पर यकीन हो गया कि अलिफ से अल्लाह हम इसलिए नहीं पढ़ा सकते कि उस बच्चे के पास तमाम चीजें जो हम जोड़ रहे हैं उसका वो इमेजेस नहीं क्रिएट कर पाएगा, और जब वो इमेजेस नहीं क्रिएट कर पाएगा तो वो कैसे मूव करेगा फर्दर। लिहाजा पहले आपने बच्चों की किताबें देखी होंगी, शुरू में उनमें तस्वीरें ज्यादा होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम कम से कम तस्वीरें करते चले जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज पे उसको हम ले जाते हैं। बचपन में उससे पहले हम इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। एक मरतबा जब वो इमेजेस का पूरा रिकॉर्ड अपने जहन में बना लेता है, तस्वीरें उसके जहन में बस जाती हैं, तो आइंदा फिर वो तस्वुरात तक जाता है। तो इंसान की जिंदगी शुरू तस्वीर से होती है और खत्म तस्वुर पे होती है। वी स्टार्ट अवर लाइफ विद इमेजेस एंड वी एंड अवर लाइफ विद इमेजिनेशंस। लिहाजा मनचले का सौदा एक ऐसा ड्रामा है जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम है इरशाद, और ये बेचैन है, ये काफी रेस्टलेस है। मेरी आवाज आ रही है शुजा? वो बीच में किसी ने माइक ऑन कर दिया था, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। ये कहानी इरशाद की है, और वो इरशाद जो है वो काफी बेचैन रहता है, वो काफी रेस्टलेस है, और वो फाइनेंशियली, माली लिहाज से एक बहुत ही खुशहाल शख्स है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज नहीं है और वो है इत्मीनान, और वो चीज है सुकून। और वो इस सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता है, वो जाता है, वो देखता है, और वो ये जानना चाहता है कि इस जिंदगी की, उसकी अपनी जिंदगी की हकीकत क्या है, और वो कौन सी चीज है जो उसे इत्मीनान बख्श दे सकती है और उसको इत्मीनान दे सकती है। ये कहानी का वो नुक्ता था कि जहां पर वो हकीकत की तलाश में निकलता है। अब दो बातें हमने मन चले का सौदा पर की। पहली बात कि ये किताब तस्वुर है कि हकीकत के लिए, हकीकत की तरफ जाने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप इस ड्रामे को पढ़ेंगे तो पहली मर्तबा आपको ऐसे जुमले मिलेंगे जैसे
न्यूटन साई या न्यूटन बाबा या रथफोर्ड बाबा, मतलब साइंसदानों को इस ड्रामे में इस तरह से लिया गया है जैसे वो फकीर है, जैसे वो साई है, जैसे वो सूफी हैं जो हकीकत को जानने की तरफ जुस्तजू किए बैठे हैं। तो अशफाक अहमद साहब जो है वो साइंसदानों को भी एक तरह का सूफी के तौर पर पेश करते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि असल में जिस तरह एक सूफी रियलिटी को जानना चाहता है, साइंटिस्ट भी एक रियलिटी को जानना चाहता है। दोनों की मंजिल एक ही है, दोनों की डेस्टिनेशन एक ही है, लेकिन दोनों का अंदाज मुख्तलिफ है। एक कहता है कि एक्सपीरियंस से रियलिटी तक जाया जा सकता है, और दूसरा कहता है कि इन्वेस्टिगेशन से रियलिटी तक जाया जा सकता है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपीरियंस शायद एक ही चीज के दो रुख है, क्योंकि एक्सपीरियंस इटसेल्फ एक इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस है। लिहाजा इन्वेस्टिगेशन और एक्सपीरियंस इंटरचेंजेबली एक ही तरह की एक्टिविटी है और वो एक तरफ जा रही है, लेकिन फर्क ये है कि साइंस चीजों को फिजिकल फॉर्म से अपने आप को शुरू करती है, वो नजर आने वाली चीजों पर मुशाहिदा करती है और उन पर गौर करती है, उन पर फिक्र करती है, और फिर फिजिकल वर्ल्ड से वो अनफिजिकल वर्ल्ड या नॉन फिजिकल वर्ल्ड की तरफ जाती है। इसका मतलब है कि क्वांटम फिजिक्स का जिक्र इस ड्रामे में जब होता है तो इसका मतलब है कि वो इस बात पर हमें उकसा रहा है कि क्वांटम फिजिक्स भी उसी रियलिटी की तलाश है जिस रियलिटी की तलाश एक सूफी या एक तसव्वुफ के शागिर्द को है। दोनों रियलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो यहां तक मैं थोड़ा सा अपने आप को रोकता हूं, और अगर कोई कमेंट हो, अगर कोई सवाल हो, ताकि फिर मैं इसके आखिरी पार्ट पर इस ड्रामे की वो क्या टीचिंग्स हैं, वो क्या लर्निंग्स हैं कि जिस पर हम बात कर सकते हैं। अगर कोई इस पर कोई कमेंट हो, कोई रिफ्लेक्शन हो, कोई अपनी कोई राय हो, तो मैं उसको वेलकम करूँगा। सोहेल साहब, ये जो आपकी प्रेजेंटेशन थी, अगर तो एक मतलब अच्छा दिखा दे, तो पहले तो नजर जी, आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रही है। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। कोई भी हो जो बात करना चाहे तो प्लीज अपना माइक ऑन कर दें। यालिमदद सर। यस नौरीन प्लीज। सुहेल सर, हाँ सर, यालिमदद, आपका अभी तक का जो लेक्चर चल रहा है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक्चुअली इस नॉवेल को मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई विश टू रीड इट इंशाल्लाह आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन। आपने जिस तरह से एक ओपिनियन शेयर किया कि एक छोटा बच्चा है, AKU के एक सेशन के आपने एग्जांपल दी कि एक छोटा बच्चा है, उसको आप अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह और पे से पैगंबर नहीं सिखा सकते हो, क्योंकि वो इमेजेस का जब कोई मतलब इमेजेस ही फॉर्म नहीं हो रही है तो बच्चा उस चीज़ को कैसे लर्न करेगा। तो मेरा सवाल ये है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स उसको उसके अपने रिलीजन के अंदर डलवा देते हैं, उसको एक रिलीजन का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ों का मतलब एक टीचिंग्स दी जा रही होती है उसके पर्टिकुलर रिलीजन के हवाले से। तो एक बच्चा उस कॉन्सेप्ट को कैसे ग्रेस्प कर सकता है और क्यों करवाया जाता है फिर? अच्छा, जहाँ ये बड़ा एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है, और ट्रिकी सवाल इस तरह से है कि इसका एक सिरा तो ये है कि वालिदैन जिस मजहब में होते हैं और वो उस मजहब को या उस तरीका रियलिटी को या उस पाथ ऑफ रियलिटी को वो ये समझते हैं कि ये सबसे बेहतर फेथ का पाथ है, या ये वो पाथ है जो हमें रियलिटी की तरफ ले जाएगा। और पेरेंट्स का किसी भी अपनी औलाद को अपने मजहब में लाना या अपने मजहब के अंदर उसको एक अच्छा फॉलोअर बनाना, ये उनकी इसलिए ख्वाहिश होती है क्योंकि वो खुद जिस मजहब से कायल होते हैं या जिससे कन्विंस होते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि जो चीज हमारे लिए बेहतर है और जिसको हमने अपने लिए बेहतर समझा है, हमारे बच्चों के लिए भी वही पाठ बेहतर है। एक तो ख्याल ये है। दूसरा ये कि एक इस सवाल पर एक और सवाल है जो आपने किया, वो उन माँ बाप ने जिन्होंने इस बच्चे को उस मजहब में डाला है, ये तो उनकी नेक नियत ही है, ये उनकी अच्छी ख्वाहिश है कि वो उस फेथ में उनको इंगेज करते हैं,
सवाल ये कि उन्होंने खुद उस मजहब को, जिसका वो खुद भी हिस्सा है और उन्होंने अपनी औलाद को भी हिस्सा बनाया है, वो खुद उस मजहब की रियलिटी का या उस मजहब की एक्सपीरियंस का, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का किस हद तक नॉलेज है, नंबर वन। और अगर वो नॉलेज है तो मेरी पिछली बात याद रखिएगा कि क्या स्पिरिचुअल नॉलेज पेरेंट्स अपने बच्चों को या बच्चों के जहनों में इनकलकेट कर सकते हैं? सवाल है। क्या देखिए, फिजिकली कॉमनैलिटी होना, बच्चों का वालिदैन की तरह का होना, दादा की तरह होना, लेकिन क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पेरेंट्स बच्चों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, वो आगे डाल सकते हैं? तो जवाब मेरे ख्याल से उस पर हाउस ओपन है, मेरे जितने सुनने वाले उनके वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन मेरा एक ख्याल है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इवन पेरेंट्स भी किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। और बस ये उनकी नेक नियति है कि वो बच्चे को डालते हैं और हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि वो अपनी बेहतरीन टीचिंग बच्चों तक ले जाए। वो रिचुअल्स में इंगेज कर देंगे, वो रस्म और रिवाज में इंगेज कर देंगे, लेकिन बच्चा क्या एक्सपीरियंस गेन करेगा, बच्चा क्या डेवलप करेगा मेंटली, ये उस बच्चे की बिल्कुल एक पर्सनल इंडिविजुअल सर्च है। और ये जो स्पिरिचुअल सर्च है, इसमें कभी और उसको एज इट इज कम्युनिकेट होना, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो एक पॉजिटिव इंटेंशन जरूर हो सकता है, लेकिन एक सिमिलर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। ठीक है, थैंक यू सर। Anybody else? मेरे ख्याल में शुरू नेक्स्ट वाला सेशन कर दें फिर। अगर कोई एक दो और कमेंट्स मिलेगा तो मुझे खुशी होगी, ताकि मेरा प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है शुजा आपको? जी जी बिल्कुल आ रहा है, तो थोड़ा अच्छा, अगर ये तो हम कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा आगे चला, हम ये कवर कर चुके हैं बिल्कुल। अगर ये आपको नजर आ रहा है तो फिर मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको जो है वो एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि क्लिप देखा जा सके। मन चले सौदा की जो टीचिंग्स हैं उसकी हवाले से मैं एक क्लिप दिखाना चाहूँगा अपने देखने वालों को, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर वो क्लिप देख सकें। इस क्लिप को दिखाने से पहले मैं खाली अभी, क्योंकि बताया गया कि हमारे साथियों ने, बहुत से लोगों ने इस ड्रामे को नहीं पढ़ा या नहीं देखा। ये जो इरशाद है, ये एक पर्सन है, एक शख्स है जो जिंदगी की हकीकत को समझना चाहता है, और इसने 4 लोगों को या 4 कैरेक्टर्स को अपना उस्ताद मान रखा है। अब अगर आप ये ड्रामा पढ़ेंगे तो बहुत आपको मजा आएगा। इसमें एक इनका जो उस्ताद है वो एक मोची है, एक कॉबलर है। एक उस्ताद इनका एक खाकरोब है जो कचरा उठाता है, कचरा साफ करता है, वो भी इनका उस्ताद है। एक डाकिया, एक पोस्टमैन भी इनका जो है एक उस्ताद है, और एक चरवाहा, एक शेफर्ड जो है वो भी इनका उस्ताद है। जैसा कि मैंने बताया कि स्पिरिचुअल लेसन में कभी भी गुफ्तगू स्ट्रेट नहीं की जाती या उसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता। अभी आपने कहा कि ये प्रेजेंटेशन आपका देखा हुआ है, तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं, उसके बाद मैं क्लिप पे लेके जाऊंगा। यहाँ पर एक चीज नजर आई हुई, ये आप देखिएगा। आपको एक चीज नजर आई जो मैंने आप ही के यहाँ पर एक सेशन लिया था बहुत पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने क्वान पे एक सेशन लिया था। और मैं ये क्वान इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्वान असल में ताओइज्म में या शिंतोइज्म में क्वान कहते हैं उन कहानियों को जो एक शख्स दूसरे को सुनाता है। और ये जापान के अंदर शिंतोइज्म में, ताओइज्म में, कन्फ्यूशियनिज्म में क्वान सुनाया जाता था। ये वो छोटे छोटे जुमले होते थे, ये वो छोटी छोटी कहानियां होती थी। और मैं बड़ा हैरान हूँ अशफाक अहमद के ड्रामा मन चले का सौदा देखकर कि अशफाक साहब ने इस ड्रामे में क्वान इस्तेमाल किए, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि अशफाक साहब ने इस ड्रामे के अंदर क्वान के स्टाइल को, क्वान के पैटर्न को यूज किया है। अब उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जरा सुनिएगा। शायद मैं वो क्लिप ना दिखा पाऊँ जो क्लिप मैं ढूंढ रहा था और मुझे मिला था, लेकिन यहाँ पर शायद वो बहुत लंबा एक क्लिप होगा। मैं क्वान आपको सुनाता हूँ और आप समझ जाएंगे क्वान किसे कहते हैं। इस ड्रामे में ये जो कैरेक्टर इरशाद है, जो इस पूरे ड्रामे का हीरो है, होता ये है कि एक साहब है, इरशाद के वो जानने वाले हैं, और वो साहब जो है वो एक बाय प्रोफेशन इंजीनियर है। तो हुआ ये कि वो इंजीनियर, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग बनाने के तकरीबन कोई 3 माह बाद वो बिल्डिंग गिर गई।
और अब जब गिर गई तो उन्हें कोई 12-14 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जैसे ही उनको नुकसान हुआ, अब आप देखें किस तरह से अशफाक साहब रूहानी और दुनियावी मामलात को दिखा रहे हैं। बिल्डिंग गिर गई, 12-13 लाख का नुकसान हो गया, तो बहुत सारे लोग उस इंजीनियर के घर पर आए और आकर अफसोस करने लगे कि सर, हमें बहुत अफसोस हुआ कि आपका इतना नुकसान हुआ और आपकी इमारत गिर गई, आपको लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अल्लाह ताला ने क्या किया, आपको तो एक बहुत ही मुश्किल हालात हो गए और आपके ऊपर तो एक बड़ा कड़ा वक्त आ गया। जब इतना कुछ उन्होंने कहा और अफसोस का इजहार करने वो खास तौर पर चलकर इनके घर पर आए, तो वो साहब जो थे वो बड़े मुतमईन बैठे हुए थे, बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे। तो उन्होंने महसूस किया कि ये जो साहब है जिनका नुकसान हुआ है, इतनी हमें जितनी फिक्र नजर आ रही है, इतनी फिक्र तो उनको नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर, हम आपका अफसोस करने आए हैं, लेकिन आपके रवैये में तो हमें किसी किस्म का कोई खौफ, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। तो ऐसा कैसे? उन्होंने कहा, यार देखो, ये मेरी जिंदगी का एक वाकया है। आप मेरे एक इस छोटे से वाक्य को देखकर आप मेरी पूरी जिंदगी पे कैसे कमेंट कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी अब खत्म हो गई, आपका एक नुकसान हो गया, आप एक मुश्किल वक्त में चले गए, आपका तो जिंदगी भर का जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई। तो एक छोटे से पोर्शन को लेकर आप क्यों परेशान? हमारे वो बड़े हैरान हुए और ये अफसोस भी नहीं कर रहा और ना हमें अप्रिशिएट कर रहा है कि हम अफसोस करने आए। वो चले गए। कोई 2-3 दिन के बाद ये साहब जिनकी इमारत गिरी थी, इनके पास एक साहब आए और वो 2 बैग लेकर आए नोटों के, करेंसी के, और उन्होंने कहा कि सर, आपको याद है आज से कई साल पहले मैंने आपसे पैसे लिए थे और मैं उसके बाद इराक चला गया था और मैं आपको पैसे नहीं लौटा सका था, तो मेरे ऊपर तो बहुत मुश्किल हुई और मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि आपकी अमानत है, आप ये 21 लाख रुपए जो आपने मेरे को लौटा। तो उन्होंने वो लेके रख लिए। अब जब लोगों को ये पता चला कि इनको जो है वो कहीं से एक अमाउंट है जो पहले कभी इन्होंने ली थी लौटाई गई है, तो सारे इनको मुबारकबाद देने के लिए। हेलो, गो अहेड। वो आवाज आ रही? किसी ने माइक खोल दी थी, आप प्लीज गो अहेड। अच्छा, वो अचानक कोई मुझे ऐसा लगे तो वो लोग उनको मुबारकबाद देने के लिए आए कि आप बहुत मुबारक हो, आपको 21 लाख रुपए मिले हैं, सुना है कोई पुराना साथी आपसे रकम ले गया था, वो लौटा गया, तो आपको तो बहुत खुशी, आप तो आपसे खुशकिस्मत तो कोई इंसान ही नहीं है। आपको एक आजकल के जमाने में पैसे कौन लौटाता है, और आपको किसी ने 21 लाख रुपए ला के दे दिए। जब इनको देखा तो इनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और इनके चेहरे पे कोई तासुरात नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि बस ठीक है, अब एक अमानत थी जो किसी ने ली थी, उसने लौटा दी। इस एक वाक्य को लेकर आप मुझे कैसे कहते हैं कि आप दुनिया के बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं और आप बहुत ही स्पेशल इंसान है। उन्होंने कहा, यार ये एक वाक्य है मेरी जिंदगी का और इस एक वाक्य से मेरी सारी जिंदगी पे कैसे जजमेंट दिया जा सकता। उन्होंने कहा, यार ये अजीब आदमी, अफसोस करने आते हैं तो भी ये कहता है, हम मुबारकबाद देने आते हैं तो भी ये कहता है। तो इस तरह से ये किस्सा फिर आगे बढ़ता है। अब आप इसको कनेक्ट कीजिएगा, इस मंचले के सौदे का जो टुकड़ा सुनाया, इसको कुरान से कनेक्ट करें। कुरान क्या कहता है कि कभी भी किसी भी जिंदगी के एक स्पेसिफिक पार्ट को लेकर आप किसी की जिंदगी के टोटल लाइफ को जज नहीं कर सकते। मतलब आपके जिंदगी का छोटा सा एक वाकया, उसको लेकर आप अपनी पूरी जिंदगी का इहाता करें और उसको समझने की कोशिश करें, ये बिल्कुल एक गलत ख्याल है। अब सूफिया कराम के यहाँ मुश्किल वक्त भी एक लिमिटेड टाइम तक है, चाहे वो कोविड-19 की शक्ल में हो। हम कहते हैं कि कोरोना के बाद अब दुनिया बदल चुकी है, इंसान बदल चुका है, मुआशरा बदल चुका है। मतलब आप ये देखिए कि आज से 100 साल पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसने एक अच्छी खासी इंसानी जानें ली थी। दोबारा एक पेंडेमिक आया, वो दोबारा हमें मुश्किल में डाल रहा है और हम हर इवेंट को लेकर उसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं जैसे पूरी इंसानी तारीख बदल रही। और मजे वाली बात कि यही बात सूफिया कराम की टीचिंग में है और इस ड्रामे में है कि किसी भी एक छोटे से वक्त के अंदर आने वाले वाक्य को लेकर आप सारी जिंदगी पे जजमेंट नहीं दे सकते। सूफिया कराम के यहाँ जो पहली टीचिंग है वो क्या है, मैं अगर आपको भी क्लिप्स की दिखा सकूं, अगर ये क्लिप आप देख सके तो मैं इस क्लिप को दिखाता हूं, आपको अंदाजा होगा। शुजा, क्लिप नजर आ रहा है?
नहीं मगर आप इसको बंद करके दोबारा उसको चलाए ना, क्लिप को, मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन को बंद करके। हाँ, एक सेकंड। अब नजर आ रहा है शुजा? नहीं 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 आ रहा? नहीं। सर ये प्रेजेंटेशन आपको फुल स्क्रीन पे खोलनी पड़ेगी, तो फिर वो लिंक चल जाएगा आपका। एक सेकंड, एक सेकंड। ये काशिफ सही कह रहा है। मोबाइल देखिए, वीडियो लगा शुरू से जा रही है, तो यहीं बैठ जाओ ना यार, तो बातों में उठना पड़ता है। मेरे 3-4 दिन जी अब आने लगा है। आवाज नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से बफरिंग का इशू है, वो वीडियो बफर नहीं हो पा रहा है। अगर लिंक शेयर कर लें तो हर कोई इंडिविजुअल अपने पास भी देख सकता है इसको। शुजा, ये नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं आ तो रहा है, मगर वो बहुत सी यानी स्लो मोशन और आवाज भी नहीं है। आवाज नहीं है सर आप सोहेल साहब, आप सिर्फ इसका लिंक शेयर कर लें तो हर कोई अपने पास इसको व्यू कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ ठीक है, एक सेकंड। बल्कि आप शेयर कर दें तो फिर काशिफ से कहते हैं वो प्ले कर दे मेरे, या मैं कर देता हूँ। यार उनको आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है यार इसकी। वो कह रहे हैं इसका लिंक शेयर कर लो, तो फिर हम लोग अपनी अपनी जगह देख लेंगे, पूरा आवाज तो सुनाई नहीं दे रही। ओके तो आवाज नहीं आ रही। आवाज बंद है? एक दिन और लिंक देख रहे हैं वो, मुझे क्या पता है। शुजा, आवाज आ रही है? जी आ रही है आप। और लिंक मिला आपको? जी लिंक मिल गया, मैं देखता हूँ प्ले करके। प्ले करके देखिएगा प्लीज। मैं जब तक जो है वो दूसरे पे जाता हूँ। मिनट, तो बैठ जाऊंगा। आपको कुछ मिला सरकार? हाँ ये मिला ये, मैं कब मुकरता हूँ, मिला। कैसे? किस तरह? जिस तरह आप मिले, अपनी मर्जी से, अपनी तलब तांग से, मोटर कार से उतरकर चाबियां हिलाते हुए। बस मैंने कहा और दूल्हा आया दर्शन देने। उसके दर्शन भी हुए? हाँ जी, उसके दर्शन भी हुए। सोने ने आप बुलाकर कहा, लब्या आज से तुम्हारा नाम लब्बा है, लब्या मौजा कर, जंदरे तोड़ते दिला विच वड़ जा। तो फिर आप मौजा कर रहे? बिल्कुल मौजा। 12 साल की ठोक गई थी, 10 साल गुजर गए, 2 साल बाकी रह गए। लब्बे खाक रोक किया, मौजा ही मौजा। 12 साल की सजा क्यों हो गई?
गलती हो गई थी। कैसी गलती? वजूद की गलती। साई ने बुला के लब्बा खाकरोब नाम रख दिया। सरकारी झाड़ू मिल गया, धूड़ मिट्टी मुफ्तों में। 8 पैर दा रोना चुंगे च, आ लब्बा खाकरोब। इससे पहले रूह का क्या नाम था? इससे पहले 10 साल पहले। 10 साल पहले 10 साल पहले तो मैं कुछ भी नहीं। रावलपिंडी में सुनियारा था, बेहसीयत बेमामूली। वजूद की गलती हो गई। मुर्शिद ने 12 साल की सजा बोल दी। सरकारी झाड़ू मिल गया, मिट्टी घटा मुफ्तो मुफ्त। 8 पैर दा रोना मरना चुंगे च। मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा अते मैल चढ़ाया साया। चाहता आपके बंगले आता, कोई दरबान आपको इतला करता, कोई चपड़ासी अंदर जाने देता, खड़े खड़े निकाल देता। सरकारे दरबारे पहुंचना कोई आसान काम है सरकार। तो फिर आप कहते हो आपको मिला? हाँ मिला, मिला। इधर हिक से आके लगा सरकार, सीने से, जैसे आप मिले सरकार। लब्बा साहब मैं समझा नहीं अब भी। जैसे कुत्ते को मालिक मिलता है, मालिक की मर्जी से, कुत्ते की मर्जी से नहीं सकता। ऊपर वाले को मैले लब्बे पर तरस आ गए। पालर हार ने सोचा लब्बे को चल कर मिले, उसकी मर्जी, उसकी सरकार। मेरी क्या या है उससे मिलूं, मैं कौन होता हूं उससे मिलने वाला। गंदी बूथी, मैले कपड़े, सर से पैर तक कोजा गंद में लिथड़ा हुआ। लो सरकार, उसका जो जी चाहे करे, बेहिसाब बेपरवाह सरकार। लोग कहते हैं लब्या तुझे रब लब्या। जी शुजा, देख लिया कंप्लीट? जी जी, आप लोगों ने देखा? जी, सब सुनाई दे रहा था, क्लियर था। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने देखा, जिन्होंने अगर देखा है, हाँ। मैं चाहूंगा कि 1 से 2 साथी हमारे अगर इस पे कुछ अपनी कमेंट दें, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है उन 4 में से एक कैरेक्टर है जिसका नाम लब्बा है, और अगर कुछ भी समझ में आया तो जी, दरअसल ये ड्रामा बहुत पहले देखा था, लेकिन और इसके बेस्ट पार्ट्स ही वो हैं जहाँ पे फिरदौस जमाल का है ये सारा। और मेरा ख्याल है कि ये मतलब बहुत एक डिफरेंट प्ले था। हेलो, तुम यहाँ पर ये सफाई कर रहे हो, तुम खाकरोब हो। अच्छा, लफ्ज लब्बा जो है ना, ये पंजाबी जबान का लफ्ज है, और लब्बा का मतलब है ढूंढने वाला। वो कोई कहता है, हम पंजाबी में कहते हैं कोई चीज लब रहा है, लब रहा है का मतलब कोई चीज ढूंढ रहा है, तो इसका नाम है लब्बा। लब्बा का मतलब है ढूंढने वाला। और ये देखे, इसका कैरेक्टर भी बड़ा अलामती है। हर वो शख्स जो ढूंढना चाहता है वो असल में एक तलाश में है, तलाश करने वाला ही ढूंढने वाला गिना जाता है। अच्छा, अब गुफ्तगू क्या चल रही है? इरशाद इनको कहता है, इस लबे को, कि तुम ये यहाँ पर खाकरोब हो और ये कचरा इकट्ठा कर रहे हो, मिट्टी इकट्ठी कर रहे हो, तो ये ऐसा क्यों हुआ?
तो उसने कहा कि मुझे सजा मिली हुई है और ये इतने दिन रह गए हैं, इतने दिन मैं काट चुका हूं। तो उन्होंने कहा गलती क्या हुई थी? उसने कहा था गलती हुई थी वजूद की। मतलब मैंने अपने होने पर मैंने ये समझा था कि मेरा जो वजूद है ना ये बड़ी चीज है। मतलब मैं एक ईगो रखता हूँ, मेरी अपनी एक एग्जिस्टेंस है। और आपने नोट किया उसका प्रोफेशन क्या था खाकरों सुनार, बनने से पहले? वो सुनार था। सुनार था, अब सुनार अंदाजा था। लगाइए कि एक आदमी पहले एक अच्छी पोजीशन पे था और आज वो खाकरोब है और वो अपने खाकरोब होने पे खुश है। और वो कह रहा है जब मैं सुनार था तो जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि मुझे अपने वजूद का एहसास बढ़ गया और मुझे अपने वजूद के एहसास का होना ये मेरी गलती है। अब ये तसव्वुफ में और ये सूफी तरीके में कि जब आप अपने होने को तस्लीम करते हैं तो होने को तस्लीम करना सफर में खुद रुकावट है। और जब आप ये कहते हैं कि मैं नहीं हूं तो अपने ना होने में आपका वजूद पैदा होता है। और ये वो सबक है। तकब्बुर की अलामत सर, इसको तकब्बुर की अलामत के तौर पे भी ना देखा जा सकता है। अलामत के तौर पे एग्जैक्टली ये सारी। और ख्याम सरहदी जिस तलाश में है उसको जिस तरह ये डिफरेंट अपने करेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन करता है, क्योंकि राम सरहदी भी तो जिस तलाश में उसको जिस तरह ये एक्सप्लेन करता है, खाकरोब हो गया, मोची हो गया या पोस्टमैन हो गया। मैं एक और टुकड़ा यहाँ पर सुनाना चाहूंगा जो जब जो है अगर आपको पता हो तो इसमें से एक इनका जो कैरेक्टर है उस्ताद, उसको जेल हो जाती है चोरी के इल्जाम में और उसकी जो है वो उसको छुड़ाने के लिए उसको जो है वो निकालने के लिए खयाम सरहदी जाते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग बंदा है और वो देखता है कि मेरे एक उस्ताद को जेल हो गई है तो वो फिर उसकी जमानत के लिए जाते हैं। ये जो टुकड़ा अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि मन चले के सौदे का ये एक मास्टर पीस है जो जिसपे बात हो सकती है अगर आप ये टुकड़ा देख सके। क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि कुछ ज्यादा चीजें शेयर होती, लेकिन अगर ये टुकड़ा अगर आप देख ले तो इसको मैं क्रक्स कहूंगा इस पूरे खेल का। इसका भी लिंक सर लिंक शेयर कर दे तो हम देख लेते हैं। जी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपसे। हेलो हेलो, प्ले नहीं हो रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। नहीं प्ले नहीं हो रही है ये। हेलो शुजा साहब आपकी आवाज आ रही है, उनकी सोहेल साहब की नहीं आ रही। सोहेल साहब ये आप सोहेल साहब की आवाज नहीं आ रही। हेलो
सोहेल साहब वीडियो देख लिया आपने? नहीं प्ले हुई वो लिंक, नहीं खुला ये? नहीं ये नहीं खुला। यार ये मुझे बड़ा अफसोस है। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसका विंडो पे शेयर कर लें हम लोग। आप मैंने तो ये किया है, मैंने अपने पेज कहा है कि आपको लिंक शेयर किया भी नहीं। मगर वो लिंक जो था ना वो वर्किंग लिंक मिला ही नहीं। नहीं मिला था अरे लिंक नहीं, वो शेयर दूसरा नहीं मिला है। अब दोबारा मिला लिंक, आप दोबारा कर दें ना चैट पे डाल जी। तो आप कर लीजिए। आप स्क्रीन शेयरिंग ऑन करेंगे, फिर उसके बाद आप उस पे जाएंगे। जूम मीटिंग शेड्यूल हुई हुई है, ये आपका यकीनन आप ये हो रहा है अब कुछ क्लिक करेंगे तो फिजा जहाँ आपका लिंक आवाज नहीं आ रही है इसकी। अभी होगा, प्ले नहीं हो रहा है मेरे ख्याल में। क्या आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। हाँ बस वीडियो नजर आई है कि नहीं? आ तो रही है आ रही है। आवाज के लिए आपका हेडफोन हटाना पड़ेगा। अच्छा हाँ बिल्कुल। आपका हेडफोन हुक हुआ हुआ है तो वो सिर्फ डायरेक्ट आप सुन रहे हैं वो वीडियो की आवाज। व्हेन यू रिमूव द हेडफोन तो वो स्पीकर्स के थ्रू वी कैन लिसन। वो यूट्यूब पे अगर टाइप करें मंचले का सौदा तो ये सीन सामने आ जाता है बेस्ट सीन्स में, मगर मुझे शेयर करना नहीं आ रहा। अगर आप यूट्यूब पे सिक करें तो आ जाएगा। अगर यूट्यूब पे जाके आप लोग बेस्ट सीन्स मंचले का सौदा टाइप करें तो आ जाएगा उसमें ये। आप शेयर कर देना। नहीं हो रहा मुझसे, मैं करती हूँ कोशिश। एक लिखा हुआ है शेयर स्क्रीन, मगर ये अभी चल रही है सोहेल साहब की ना। मैं शेयर कर देता हूँ। सोहेल साहब आप हटा दें। मैं शेयर कर देता हूँ। ओके अभी आएगी आवाज, मैंने सही कर दिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपने हद कर दी भाईजान, जो मुझे ढूंढ निकाला, वरना इधर तो किसी को इल्म ही नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। उधर मौलवी साहब ने उठवा दिया काले खान से कहकर, मेरा अड्डा ले लिया और मुझे यहाँ बंद करवा दिया। आप तो विलायत जा रहे थे। जी जा तो रहा हूँ, बल्कि इस वक्त तो मुझे एयरपोर्ट होना चाहिए, लेकिन आपको इस तरह यहाँ छोड़कर। नहीं भाईजान नहीं, ये तो कैफियत आती जाती रहती, गर्मी सर्दी खुशी खुशहाली सख्ती नरमी, ये कैफियतें, इस पर तवज्जो नहीं देनी। काम करना है ध्यान के साथ, लगन के साथ, टांके पे टांका, गांठ पर गांठ, नॉट पर नॉट। कालीन नहीं बनाना, फूल बूटे नहीं देखने, बस नॉट पर लॉट लगाते जाना है, टांके पे टांका। मैं आपकी जमानत के लिए हाजिर हूँ। इसकी चंदा जरूरत नहीं है भाईजान, ये खुद ही ठीक हो जाएगा अपने वक्त पर। जरूरत इस अम्र की है कि सर्च लाइट लेकर मखलूक खुदा की रहनुमाई की जाए। सर्च लाइट? और ये सर्च लाइट साइंस को समझे बगैर हाथ नहीं आएगी, फिजिक्स को जाने बगैर मेटाफिजिक्स नहीं पकड़ी जाएगी। इस दौर में फिजिक्स ही मेटाफिजिक्स में ढलती जा रही है, और इस क्वांटम थ्योरी में ही सारा राज पोशीदा है। क्वांटम फिजिक्स? ओ भाईजान, क्वांटम थ्योरी को जाने बगैर और फोटान की कैफियत समझे बिना
हजरत गौसल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का ये असरार कैसे समझ में आ जाएगा कि मुवहिद जब मकाम तौहीद पर पहुंचता है तो न मुवहिद रहता है, न तौहीद, न वाहिद, न बिस्यार, न आबिद, न माबूद, न हस्ती, न नेस्ती, न सिफत, न मौसूफ, न जाहिर, न बातिन, न मंजिल, न मकाम, न कुफ्र, न इस्लाम, न काफिर, न मुसलमान। Oh, Bhaijan, at subatomic level, matter does not exist with certainty, but rather shows tendencies to exist. This is why particles can be waves at the same time. Na abid, na mahbub, na sifat, na mausuf, na wahid, na bisyar, na zahir, na batin. खुल गई बात, खुल गई भाईजान। वाजे हो गया कि हम किसी भी एटमी इवेंट को यकीन के साथ नहीं कह सकते, सिर्फ ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो फिर आगे उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। मैं तो सिर्फ बातिन के सफर में इंटरेस्टेड हूँ। बातिन का सफर साईं बनना है तो फिर तजर्बे से गुजरना पड़ेगा, साइंसदान की तरह एक तरफा होना पड़ेगा, उसके रवैये की पैरवी करना पड़ेगी भाईजान। मठ में उतरना पड़ेगा, और मठ में उतरे तो मुराकबा करना पड़ेगा, और मुराकबा लेबोरेटरी में होता है, ज़बानी कलामी इल्म में नहीं, छपी छपाई मालूमात में नहीं। साईं बनने का इरादा है? जी सर। सूफी? जी सर। रास्ता बदल गया है, अब उधर से आना पड़ेगा, साइंस के समंदर में से। बेहतर सर। साइंस के टीचर ना बन जाना, साइंस के साधु बनना, साईं मैक्स प्लांट की तरह, साईं नील्स बोहर की तरह, बाबा रुदरफोर्ड और साईं आइंस्टाइन की तरह। तुम पर जमाने का बातिन रोशन होने, स्पेस दोनों गिरफ्त में आ जाएंगे। और अगर तुम ये समझने लगो कि ये आसानी से हो जाए। ओए, तुम में से रमजान मोची कौन है? मैं हूँ भाईजान रमजान मोची। चलो बाहर आओ। अच्छा जी। बस शुजा यहीं तक इसको रखिएगा, बस हमें यहीं तक इसको देखना था। ये काशिफ बंद कर दें। हाँ, अगर सबने देखा है तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि हमें आइडिया हो गया कि टेक्निकली कुछ इश्यूज वर्चुअली मुश्किल होते हैं चीजों को दिखाना। बिल्कुल एक मेरे ख्याल में देख लिया सबने, अच्छा है। जी देख लिया। अब इसको समझाएं भी सोहेल साहब, हमें तो बहुत ही हेवी लगा है। आपको हेवी लगा शुजा भाई? शुजा, अगर साथियों ने सुना और आप मॉडरेट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मुआविन बन जाए इस मौके पे। ये क्लिप थोड़ा सा बड़ा था, और ये क्लिप मेरा ख्याल है आज के सेशन में ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ सूफिया कराम का, हमारा भी बड़ा एक्सपीरियंस हुआ टेक्निकली कि सूफिया कराम को कितनी दिक्कत हुई होगी चीजों को कनेक्ट करने में। नहीं बिल्कुल सही है, बल्कि उसने इंग्लिश टर्म्स बोलना शुरू कर दिए थे ना, वो तो बुक पढ़ रहा जाहिर वो मोची था, जाहिर वो मोची था, और आप पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा मोची वो। ये एक क्लिप अगर आप उठा लें तो ये पूरी किताब का, पूरे ड्रामों का, उसकी 13 एपिसोड्स का ये एक टुकड़ा अहाता करता है, जिसमें पूरी जिस्ट आ रही है ड्रामे की। और इसमें अगर हमारे साथी जो सुन रहे हैं और वो इस पर अगर कुछ रिफ्लेक्ट करें, इस पे कुछ शेयर करें, तो उनको मौका मिलेगा कि अब मंचले का सौदा अगर वो जाके दोबारा पढ़ेंगे तो ये वाला क्लिप जो है, ये जो जेल वाला, ये पूरे नॉवेल का अहाता ये 4-5 डायलॉग्स में हमें नजर आता है। मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी जी प्लीज प्लीज। इसमें ये जो इन्होंने बयान किया, ये आप अगर इस स्टेट में होते हो और आप उसको एक्सपीरियंस करते हो तभी इस चीज़ को समझ पाओगे, अदरवाइज तो ये हमारी थ्योरी ही है, और इसको एक्सपीरियंस करे बगैर हम इसको जान नहीं पाते, क्योंकि वो जो उन्होंने फोटॉन की कैफियत बताई है ना, तो उस लेवल पे हमें जाके इसको एक्सपीरियंस करना होता, तभी ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपने इतनी अच्छी बात की है और आपने इतनी मुकम्मल बात की है कि जो बात हम इतनी देर से कर रहे थे, आपके चंद जुमले वो बात कर रहे हैं। देखिए यही वाली बात कि हम अल्फाज इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हम हकीकत पर अल्फाज का इस्तेमाल करके उसे बयान करना भी चाहते हैं, और सच ये है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। पर अब इस पूरी गुफ्तगू में अगर आप नोट करें, वो फोटोन्स का जिक्र कर रहा है,
वो साइंसदान को भी कह रहा है कि वो भी मराकबे में है। और आप नोट करें कि एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये तसव्वुफ का सबसे बड़ा जुमला है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको एक्सपीरियंस तो किया जा सकता है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और जब हम कोशिश करते हैं उसे एक्सप्रेस करने की, तो हमेशा वो समझ में नहीं आता। और अगर हम समझने की कोशिश भी करें तो जो चीज हमारे ज़हन तक पहुंचती है वो एक नामुकम्मल चीज होती है, वो एक मुकम्मल चीज नहीं है। इस पूरी गुफ्तगू को अगर आप देख लें कि वो यहाँ पर वो जो डॉपलर मोड है, वो कह रहा है फिर कोई जो है वो राइट नहीं होता, कोई रॉन्ग नहीं होता, कोई जाहिर नहीं होता, कोई बातिन नहीं होता। तो यहाँ पर वो पूरी बातें अल्फाज में कह भी रहा है और वो पूरी तरह से नहीं भी कह पा रहा है। तो ये खूबसूरती है इस ड्रामे की, अशफाक साहब की एक कलम की, कि किस खूबसूरती से इतनी गहरी बात को वो अल्फाज में बयान करते करते रुकते भी हैं और सुनने और देखने वाले को दावत भी देते हैं कि वो गौर करे इस बात को। आपके जुमले, ये जो 2 जुमले आपने कहे, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वो अहाता कर रहे हैं उस सेंट्रल जिस्ट का, जो उस ड्रामे की जो कोर उसका मैसेज है वो यही है जिसका जिक्र आपने किया। सही है। सर इसमें एक चीज ये भी है कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो ये वही एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ही की बात है ना, कि जो आपने बात अभी एक्सप्लेन की कि बहुत सारी चीजों को हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और मैं कह रहे अशफाक साहब इस समंदर में जरूर डूबे हैं, तभी वो इतनी गहरी बात निकली है। अच्छा, मजे वाली बात है कि अशफाक साहब से जब भी गुफ्तगू हुई है वो फौरन से इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज मेरे ऊपर नहीं गुजरी है, और अगर आप उसको मेरे साथ लगाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये जुमला भी खुद एक सवाल निशान है, क्योंकि उन्होंने हर मौके पे, हर फोरम पे इस बात से इनकार किया कि उन्हें कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। क्योंकि हम उनको अक्सर ये कहते थे कि आप बाबों के पास बैठे और आप ऐसी जगहों पे गए हैं, ऐसी संगत आपने अटेंड की है, हमेशा इस बात से इनकार करते रहे कि नहीं, ऐसा कोई तजर्बा अभी तक मेरी जिंदगी में मुझे तो नहीं हुआ। और ये तो बस मैंने जो कुछ समझा और जो कुछ मेरे जहन में आया, ये वो तख्लीक है जो इस ड्रामे की शक्ल में, वो कभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं रहे कि उन्होंने कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस की है। ये मैं और आप तो कहते हैं और हम कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद कभी इस बात को तस्लीम नहीं किया। अच्छा सर, ये भी होता है ना कि हमारी प्रीवियस लाइफ से भी कुछ फोल्डर आ जाते हैं जो अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में होते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन हम जब लिखने बैठते हैं तो आप वो ट्रांस में चले जाते हैं और वो ही एक्सपीरियंसेस लिखना शुरू करते हैं। हालांकि उस लाइफ में जो ये अब करंट लाइफ है, जो प्रेजेंट स्टेट है, इसमें हो सकता है उन्होंने ना किए हों, लेकिन हो सकता है प्रीवियसली उनका वो जन्म या कुछ कह सकते हैं कि पास्ट कुछ रहा हो जो उनके साथ एक फोल्डर बन के आ गया हो। जाहिर है ये इतनी गहरी बातें, जो ये क्लिप मैंने पहले देखी हुई थी, लेकिन आज जिस तरह मुझे समझ में आई वो इसलिए कि आज ही मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस भी की थी कि एनर्जी लेवल पे जाके आप जिस तरह समंदर में डूब के इस चीजों को आप उसमें जो हो जाते हैं, लैंड जिसको आप कहते हैं कि हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। जब मैंने पहले देखी बात है कि जो जुमला भी आपने कहा वो बड़ा जबरदस्त आपने जुमला कहा कि चलो शऊर में नहीं तो लाशऊरी तौर पे कहीं ना कहीं से वो आई है। इस बात का इजहार एक इंटरव्यू में अशफाक साहब ने खुद किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हम ना चाहते हुए करते हैं और वो वजह ये होती है कि कोई चीज हमारे लाशऊर में होती है और वो चीज हमें एक्शन में इंगेज करती है। और ये बात उन्होंने तस्लीम की कि बहुत सारी चीजें मैंने की हैं, लेकिन मैंने क्यों की हैं इसका मुझे खुद भी इल्म नहीं है। यकीनन वो किसी लाशऊरी सतह पे उस चीज ने मुझे ट्रिगर किया होगा और फिर मुझे वो काम करना पड़ा। लेकिन अगर मैं उसको शऊरी सतह पे देखूं तो मुझे कोई वजह नहीं मिलती, लेकिन लाशऊरी तौर पे यकीनन कोई ना कोई चीज है जो ट्रिगर किया उसने और मैंने वो काम किया। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि बहुत सारे हमारे एक्शंस, बहुत सारे हमारे बिहेवियर्स हमारे लाशऊर से जो है वो स्पोर वहां से ट्रिगर होता है, वहां से वो कह लें कि बटन ऑन होता है और हम वो करते हैं। और जब हमसे पूछा जाता है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं तो हमारे पास उसकी वजह नहीं होती। और ये बिल्कुल आपने सही जगह पे ये बात आपने कही है कि बिल्कुल ऐसा ही। सर एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि देखकर मुझे वासिफ साहब की याद आ गई। क्या बात है 10th क्लास में थी तब मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में उससे पढ़ा था और
काफी इंटरेस्टिंग इवेंट्स को उन्होंने जो है कलमबंद किया अपनी किताब में। और एक वाकया मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने एक प्रोफेसर एक स्टूडेंट के वाकये को बयान किया था अपनी किताब में कि एक फिश होती है और उस फिश को जो है ना ऑब्जर्व करने के लिए उसके प्रोफेसर उसके स्टूडेंट को कहते हैं, और वो मतलब तकरीबन काफी लाइक वीक्स तक वो जो है ना वो स्टूडेंट को हर दिन वो जो है ना उनके प्रोफेसर कहते हैं कि आप इसको ऑब्जर्व करो, अब कौन सी नई चीज आपने ऑब्जर्व की, अब कौन सी आपने नई चीज ऑब्जर्व की। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि इसी तरह जो हमारे यहाँ लाइक दुनिया के अंदर जो हम साइंसदान है तो उनका एक ही लाइफ में पर्पस होता है कि अगर मालिक को जानना है तो उसकी तख्लीक को है ना बारीकी से जाना जाए। उसको जब बारीकी से जाना जाता है तो मालिक के बारे में खुद जो है एक मतलब उनकी उस मालिक की हकीकत की जो है ना उस मालिक की हकीकत हमें सामने आने लगती है। आपने एक जुमला सुना होगा अभी इस क्लिप में, और जो बात आपने भी की वो जुमला ये था मेरा ख्याल है वो फिरदौस जमाल का, कि अगर करनी है तहकीक तो फिर एक तरफ हो जाओ। अच्छा, एक तरफ होने का मतलब वही है कि फिर आप एक पोजीशन लो ना, या तो आप ये तय करो कि मुझे रियलिटी उस सब समझना है साइंस के लेंस से, या मुझे उसको समझना है मजहब के लेंस से। ये जो है ना कि एवरीथिंग ऑफ समथिंग वाला जो आइडिया है ये हमें लेकर कहीं नहीं जाता। और हमारा आज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि हम जानते बहुत कुछ है और बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं वो सबका सब नामुकम्मल है। सो वी नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग बट वी डोंट नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग। तो हमें थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ पता है लेकिन बहुत कुछ किसी थोड़े का नहीं पता। इस वजह से मगर सर क्या ये मुमकिन है कि सब कुछ जाना जाए? ये जुमला इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है, क्योंकि इस जवाब को अगर आप दुनियावी पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आंसर होगा नो, और अगर इसको हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में देंगे तो आंसर है यस, क्योंकि ये जो लफ्ज सबका सब है या सब है ये खुद एक वर्ल्डली वर्ड है ना, और वर्ल्डली वर्ड के अंदर सब और स्पिरिचुअल वर्ड दुनिया में वर्ड सब में फर्क है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह से खड़े होकर ये सवाल कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, आपके लेक्चर का कुछ कोई और हिस्सा रहता है तो आप उसको कंप्लीट कर लें। तो सर मैंने जिस तरह से शुजा प्लान किया था थोड़ा सा टेक्निकली इशू की वजह से उस तरह से एंड नहीं हो रहा। होना ये था कि इस पूरे ड्रामे के अंदर कहा यह गया कि 7 लेसन्स ऐसे हैं जिन पर जो है वो दुनिया भर में इस ड्रामे पे स्पेशली इंडिया में पाकिस्तान में इस ड्रामे के 7 पहलुओं पर गुफ्तगू या बहस मुबाहिसे हुए। तो मेरा प्लान ये था कि जब इसका आखिरी पोर्शन में स्टार्ट करूंगा तो मैं वो टेक्निकली मेरा ख्याल है होना मेरे एंड पे ये चाहिए था कि मैं वो 7 क्लिप्स के लिंक्स जो है आपको पहले इरसाल कर देता, और मैं कहता कि हमारे दोस्तों को कहे कि ये 7 क्लिप्स को तरतीब से अपने पास रख लें और एक एक क्लिप को देखते जाएं और फिर एक एक क्लिप पर हम गुफ्तगू करते जाएं। तो वो टेक्निकली मेरा ख्याल है थोड़ा फॉल्ट रहा हमारे एंड पे, कम से कम मेरे एंड पे। तो मेरा जाती ख्याल है कि एंड अब उस तरह से हम नहीं कर पा रहे जैसे हमने करना था, लेकिन मैं अपने साथियों को इतना बता दूं कि इसके 7 ऐसे डायमेंशन है ड्रामे के कि जिसको क्लिप की शक्ल में देखा जा सकता है। अभी हमारी किसी साथी ने एक जुमला बड़ा अच्छा कहा कि मैंने पहले भी ड्रामा देख रखा है, पहले भी इसको हमने सुन रखा है, लेकिन अब जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करने के बाद उसको देख रहे हैं तो ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा मैसेज जो है वो डिपिक्ट किया जा सकता है उस डायलॉग से। तो मैं यूं कहूंगा कि अगर वो 7 क्लिप्स में आपको शेयर कर दूं कि ये वो 7 क्लिप्स है जिस पर सबसे ज्यादा जो है वो हमारे जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं या जो हमारे बड़े लर्नर व्यूअर्स हैं उन्होंने इसको 7 पहलुओं से मुख्तलिफ जावियों से डिस्कस किया है। तो मेरा जाती ख्याल है कि जो 1-2 कमेंट्स आए उससे मुझे अंदाजा हुआ कि काफी गहरी नजर रखने वाले पार्टिसिपेंट्स और सामीन और हाजरीन यहाँ मौजूद है। अगर कभी हमें मौका मिलता है इसको दोबारा फ्रेम करने का तो मेरा ख्याल है कि उसका तरीकाकार ये होगा कि मैं वो क्लिप्स की लिंक्स आपसे शेयर करूं और फिर जब इस पर हम बात करें तो वो एक सैर हासिल किस्म की जो बहस है वो मुमकिन होगी। और फिर यहाँ पर मेरा टारगेट बिल्कुल ये नहीं था कि मैं डायरेक्ट करूं या डायरेक्शन दूं। मेरा टारगेट ये था कि जो सुनने वाला है वो खुद उसमें से वो चीज एक्सप्लोर करे। और इसका एक एडवांटेज ये हो सकता है कि अगर हम एक ब्रेक दे दें, एक वक्फा दे दें चंद दिनों का, उसमें अगर वो क्लिप्स के लिंक्स दे दें और उसको वो ना सिर्फ देखें सुने बल्कि आज के प्रेजेंटेशन का फ्रेम अपने सामने रखें जहन में, तो फिर उसको देखने में
वो ज्यादा कॉन्टेक्चुअलाइज भी होगा, ज्यादा क्लियर मैसेज भी वो रिसीव कर सकेंगे, और फिर उनका एंगेज होना और फिर उस पर अपनी राय देना वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा हमारे ख्याल से। अब एक मेरी तजवीज़ है, एक तो ये आप ये सातों लिंक्स जो है ना वो हमारे लिंकर्स वाले ग्रुप में शेयर कर दें। नंबर 2 श्योर बिल्कुल कर दें। और ये 7 जो है ना आप अगर यहाँ पे डिस्क्राइब कर दें, सिर्फ यानी पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो अगर हम उसको एंड करने से पहले अगर वो 7 आप तरतीबवार बता दें तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत फायदा होगा हमें। मगर शुजा भाई इसको जब ये क्लिप्स देखने, क्योंकि अगर दोबारा इनको देखूं तो एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैंने बहुत साल पहले देखा था और अब सुन रहे हैं तो इसमें बहुत फर्क है। और जब वो क्लिप्स सुनने और देखने के बाद ये एक्सप्लेन करेंगे तो वो जरा अलग बात होगी, ज्यादा बेहतर लगेगा। क्योंकि आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया इस चीज को, और अगर सातों को हम देख लें पहले और आप फिर इसको दोबारा करें तो ये और उसमें एक और बात भी है जो आपने बिल्कुल दुरुस्त की है, वो ये कि असल में मैंने क्लिप्स दिखाने के बाद मैंने नहीं बताना था कि वो वहां पर किसको छेड़ा जा रहा है। मेरा टारगेट ये था कि वो हम देखने वाले को सुने तो उसने उसमें से क्या चीज पिक की है। जरूरी नहीं कि एक ही क्लिप को हमारे 7 से 8 लोग सुने या देखें, वो उसमें से एक ही डायमेंशन निकाले। मुमकिन है आज मुझे 1-2 कमेंट्स ऐसे सुनाई दिए जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा ख्याल है कि मैं अगर नाम गलत, क्या नाम था हमारी पार्टिसिपेंट का जो भी नाम का भूल जाऊं, अजोदिया ने जो बात की, मेरे लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि इस लेवल पे उन्होंने उसको परसीव किया था कि इतने अच्छे लेवल पे, इतने हाई कैलिबर पे उसको उन्होंने परसीव किया है। तो अगर मैं उसको बताऊंगा कि क्लिप में ये है तो इसका मतलब है कि मैं फिंगर पकड़ के कह रहा हूं कि इस डायरेक्शन पे आप चलें, और मुझे डायरेक्शन नहीं देनी, मुझे फैसिलिटेट करना है और कैटलाइज करना है लर्निंग प्रोसेस को, कि जितने साथी सुन रहे हैं अगर वो 7 क्लिप्स को देख लें और उसके बाद हम देखें कि हमारे साथी उसको किस लेवल पे परसीव करते हैं, तो इट वुड बी मच बेटर एज कम्पेयर टू कि मैं उसको एक स्कूलिंग लेवल पे मैं उसको डायरेक्शन दूं, वो नहीं होगा। जी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि इसके बारे में कभी ज्यादा बात नहीं सुनी लोगों ने, ना ये प्ले देखा, ना इसको पढ़ा, ना किया। और ये बहुत ही खूबसूरत प्ले था, लेकिन इस पे किसी कोई बात नहीं करता या ज्यादा लोगों ने इसको नहीं देखा, जबकि ये अब एक भूली बिसरी चीज की तरह लगता था। जी सोहेल साहब, हेलो। हेलो सर, शायद सोहेल साहब ड्रॉप हो गए। नहीं अभी और नजर तो आ रहे हैं। नहीं सर, हाँ हट गए, ड्रॉप हो गए मेरे ख्याल आ जाएंगे। जिंदानी साहब, अजोदिया सर अजोदिया साहब ने जो आपने कमेंट्स किए थे, क्या वो रिपीट कर सकती है, क्योंकि वो मिस हो गया था मुझसे, अगर पॉसिबल हो तो। वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक वो तो भाई आप जी मैंने कुछ कहा कह रहे थे मुझसे? अभी कंक्लूडिंग के लिए आप तैयारी कर लें। मेरे ख्याल में सोहेल साहब दोबारा कनेक्ट होते हैं तो फिर हम उनके आखिरी अल्फाज सुन के बाद इसको कंक्लूड करेंगे। आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी मैं आपसे ही कह रहा था। मैंने कहा सोहेल साहब डिस्कनेक्ट हो गए, वो आ जाएंगे ना अभी, तो फिर हम आप जो हुक्म करेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। मुझे एक अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आया जो कि मैंने शेयर किया है चैट पे। देखा है, आप दोबारा पढ़ के सुना दिया गया। हाँ, हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो या नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके, अगर जर्रे का दिल चीरे। वाह, बहुत खूब। जो हकीकत है, हकीकत तो एक ही है, उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं और उसके मुख्तलिफ वे में उसे देखना है। होता ये है हमारे साथ कि हम एक हकीकत के किसी एक सिरे को
या एक सिरे के एक टुकड़े को पकड़ के रख लेते हैं और कहते हैं यही हकीकत है। अगर ये जो बुद्धि है समझ में आ जाए तो पूरी हकीकत समझने में एक राह हमें मिल जाती है। तो जो हमारे डिस्कशन में ये भी कहा गया था, और ये जो सीरियल है उसमें भी एक बात अभी प्ले हुई थी और समझ में आई कि कुछ ऐसे तरीके हमें अपनाने हैं जिससे वो हकीकत का अया होना जाहिर हो जाए, वो नजर आ जाए। तो उसके जो तरीके जो सेजेस और सेंट्स और सूफी हजरात और ने ढूंढे हैं, वो मुराकबा या ये है कि रियलिटी को कन्फ्रंट करना, ये देखना कि असल हकीकत है क्या। उस हकीकत को पहले हम एक्सेप्ट करें। अगर हम हकीकत को, अपनी हकीकत को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर उसे देखेंगे नहीं और वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर कट सामने नहीं आती है, बस उसका एक ही तरीका है कि हम अपने मन में डूब जाएं, जैसा पहले कहा गया। तो अगर हम ये लेसन लेके घर जाते हैं और जाके मुराकबे में बैठ जाते हैं और उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं कि सुबह शाम हम मुराकबे में बैठे को देखें और ढूंढे कि मैं क्या हूं। अगर इस शख्स ने, आपको नजर नहीं आता है जो मैं बैठा हुआ हूं, अगर इसने ये देख लिया कि मैं हूं क्या, मैं क्या हूं, तो उसे पूरी कायनात समझ में आ जाएगी, उसे पूरा कॉस्मोस समझ में आएगा, और कॉस्मोगोनी का ये बेहतरीन तरीका है, और फिर हमें अल्लाह भी समझ में आ जाए। I think this is what very little I've shared, and अगर इस पे कोई कमेंट है तो I'll be very happy to hear that. हमारे पास हमारे साथियों में समीन जहरा ने भी ज्वाइन किया है, और अहमद रसूल साहब, वेलकम, वो भी हैं हमारे साथ शामिल, और रिजवान ने तो अपने कमेंट्स कुछ दिए थे। बाकी साथी अगर कोई बोलना चाहे तो प्लीज अपना म्यूट अनम्यूट कर। जी शुजा, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल जी, तो बेहतरीन हो गया। मैं चाह रहा था कि आप इसको कंक्लूड करें, और दूसरा एक दफा और रिक्वेस्ट करता हूँ, ये साथ को अगर एक जुमले में बता दें कि साथ है क्या चीज, तो वो हमारे लिए आसान। अच्छा, मेरी शायद बात वो उस कट गई जो मैं बात कर रहा था, और हमारी साथी अग्री भी कर रही थी। उसका तरीकाकार शुजा ये था कि वो जो 7 क्लिप्स हैं, वो क्लिप्स के लिंक्स मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि हमारी टीम को, हमारे साथियों को मिल जाए। अच्छा, उसमें सिलसिला कि उसमें हमने उसको ओपन एंडेड रखना है। वो 7 क्लिप्स बेसिकली 7 डायमेंशंस हैं जो तसव्वुफ में या हमारे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में है। असल में मैंने उसके टाइटल या उस पर मैंने बात अभी नहीं करनी। उसकी वजह ये कि जब उसको देख लेते, मेरा तरीका ये था कि मैंने वो 7 क्लिप्स दिखानी थी, और 7 क्लिप्स के बाद मैंने इनवाइट करना था हमारे व्यूअर्स को या हमारे लिसनर्स को कि वो उसको सुन लें, उसको देख लें, और उसके बाद वो खुद एक्सप्लोर करें और खुद उसमें से वो एक्सट्रैक्ट करें कि वो कौन सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है या वो कौन सा सूफियाना जाविया है कि जो वो देख पाए, जो वो समझ पाए इशारों में या उस सिमिलीज के जरिए जो उस गुफ्तगू में नजर आ रही है। तो फिर हम देखते हैं कि कितनी वेरिएशन है, कितनी डाइवर्सिटी है हमारे सुनने वालों को, कि वो किस तरह से उसमें से जो टेक अवे पैसेज है या वो जो हिडन आइडिया है वो कैसे उसमें से निकाल लेते हैं। अगर बता दिया कि भाई ये 7 डायमेंशन इन 7 मौजूआत पर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो मेरी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। और अगर मैं उसको क्लिप्स शेयर करके ये कहता हूँ कि वो बताएं कि उन्होंने उन 7 क्लिप्स में से कौन से 7 एरियाज को जो है वो एक्सप्लोर किया, तो इस तरह से वो बजाय मेरी डायरेक्शन में चलने के, वो उनके अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन और अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग का एक एक्सपीरियंस होगा। तो डायरेक्शन नहीं देनी, बल्कि 7 क्लिप्स शेयर करके ये कहना है कि वो उसमें से अपना जो आइडिया है वो निकाल के और फिर वो शेयर करें, ताकि उसको फिर हम एक डिस्कशन में और एक गुफ्तगू में और एक जगह पे पूल करें कि देखें हमारे साथी और हमारे लिसनर जो है वो किस तरह से उसको देखते हैं। चलिए, मेरे ख्याल में ठीक है, आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, और आप जो है वो शेयर कर दीजिएगा। हमारा जो लिंकर्स
का ग्रुप है उसमें, बिल्कुल फिर हम बिल्कुल वहीं पे ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में वोट ऑफ के लिए मैं अगेन मुश्ताक साहब से कहूँगा जी कि मैं समझा कि मुश्ताक साहब चले गए क्योंकि नहीं उनके नहीं, कोई मुश्ताक साहब को हमने बीमारी एंगेज किया आया हुआ था। मैंने कहा जी जी, हमने अच्छा किया। अच्छा तो उन्होंने कुछ अपना एक शेर भी सुनाया था इकबाल का, अपना नहीं इकबाल का। ठीक है तो मुश्ताक साहब प्लीज। अगर आप चूंकि सोहेल साहब अभी आ गए हैं तो उनकी एब्सेंस में आपने मुझे बुलाया था, तो सोहेल साहब मैंने इकबाल साहब का ये अल्लामा इकबाल का ये शेर सुनाया कि हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो, लहू क्या बात। खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। क्या तो उस बात पे मैंने क्या अपने कमेंट देने की जसारत की थी कि बात यह है कि हकीकत को हम समझते नहीं है। हालांकि हकीकत है एक, लेकिन हम वाह। किसी हकीकत के एक छोटे से टुकड़े को पकड़ लेते हैं और हम समझते हैं यही हकीकत है। और क्या जब छोटी बात को हम पकड़ लेंगे और उसको हकीकत समझेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं वो चीज दुख देगी, क्योंकि अगला उस बात से कभी भी वो हमारी बात से वो नहीं होगा और तजाद पैदा होगा। क्या तो करना ये है, इसका हल ये है कि हम ऐसी प्रैक्टिस जो कि इस जो क्लिप आपने दिखाई थी उसमें भी बात हुई थी कि आपको मुराकबा करना है और आपको अपने आप को समझना है। अगर हमने इस तरफ कोई एक प्रोग्राम बनाया, ये जो बातें हैं आपने शुरू से ये हमें बताया कि ये किसी का भी इंटरनल एक्सपीरियंस जो है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वो दूसरे को बताया नहीं जा सकता है। और अगर बिल्कुल बताने की कोशिश भी की तो बेहद नुकसान वो आप समझा नहीं सकेंगे। और बिल्कुल वो ऐसे ही। हमारे यहाँ जो एक आप भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूँ कि गूंगे सपना पाया समझ समझ पछताए। कि क्या बात है। गूंगे को एक सपना आता है और वो कहता है कि मैं ये सपना दूसरे को सुनाऊं, तो वो नहीं सुना सकता क्योंकि वो जुबान ही नहीं है। तो ये शुरू में जो आपने शुरू किया वो आप यही बात कह रहे थे कि भाई ये जुबान मुमकिन ही नहीं है क्योंकि आप गूंगे हैं। जब गूंगा आदमी ये कर ही नहीं सकता है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट ये है कि हम कुछ ऐसा काम करें और जिसको अपना जिंदगी का हिस्सा बनाएं। I mean, this cannot be done in one time and then we don't do it other time. ये इसी तरीके से है, अगर कोई शख्स अपनी फिजिकल बॉडी को बेहतर बनाना चाहता है तो अगर वो एक दफा उसने एक्सरसाइज कर ली और हमेशा ये बोले कि मैं एक्सरसाइज मैंने कर दी है फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ है, तो उसने असल में एक दफा एक्सरसाइज एक्सरसाइज जो है आप कंटिन्यूअस बेसिस पे करेंगे तो मसल्स बननी शुरू होगी और फिजिकली आपका चेहरा भी अच्छा हो जाएगा, आपका बदन भी अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मुराकबा करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम गौर व फिक्र करते हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं और हम अपने एवोल्यूशन को देखते रहते हैं कि मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, और एक तो ये हमें उस तरफ ले जाएगा जबकि हम बहुत ही गहरी दीन की बातें और गहरी स्पिरिचुअल बातों को समझना शुरू करेंगे और वही हमारी महराज है। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज मैंने पूछनी थी सोहेल साहब। जी सुन रहा हूँ मैं। इस ड्रामे में एक पोर्शन वो भी है जहाँ पे उसको अपने घर में थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो रही होती है अपनी वालदा को समझाना और उनको उसकी एक्टिविटी ख़ाम सरहदी की समझने में मुश्किल हो रही होती है। तो हम अपने इर्द गिर्द भी ये चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, तो वहां पे कैसे कूप किया जा सकता है?
अब देखिए ना, ये वही वाली बात कि अब ये जो 7 डायमेंशंस थे या जिस डायमेंशंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप एक चीज नोट करें, अभी जो मुश्ताक साहब भी जो बात कर रहे थे और जहां पर उन्होंने गूंगे की एक एग्जाम्पल दी, उसको एक सिंबॉलिकली पेश किया। बिल्कुल। आप एक बात याद रखें कि जहां पर आप आपको एक्सप्रेस करते हैं एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में, और उसको अगर आप फ्रेम करें या अपने आप को सेट करें उस सोसाइटी में जहां पर हम बैठते हैं या उठते हैं या चलते हैं या फिरते हैं, तो किसी ना किसी नुक्ते पे आपको लाइफ में, ये मेरा एक ख्याल है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, किसी ना किसी एक नुक्ते पे आपको एक एहसास फील होगा जिंदगी के किसी हिस्से में, जहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको समझा नहीं जा रहा। ठीक है। Exactly. मैंने एक जगह एक सेशन लेते हुए कहा था कि मैं और आप अपनी जिंदगी में कितनी जनरेशन्स को देखते हैं। जब आप पैदा हुई होंगी या जब मैं पैदा हुआ, तो आपने नोट किया होगा, आपने पेरेंट्स को देखा तो एक जनरेशन आपके सामने खड़ी है जो आपको देख रही है, आप पैदा हुए। और अगर आप बहुत फॉर्चुनेट हैं तो अगर आपने दादा को भी देखा, दादी को भी देखा, तो आपने अपने पेरेंट्स की एक और जनरेशन को देखा, तो आपने 2 जनरेशन्स को देखा। अगर कोई बहुत खुशकिस्मत होगा तो मुमकिन है परदादा और परदादी को देख ले। तो ज्यादा से ज्यादा आप कितनी जनरेशन्स को अपने सामने देखते हैं अपनी जिंदगी में, 1 या 2 या 3? और इसी तरह से जब आप बड़े होते चले जाते हैं और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, फिर आप शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, अच्छा जब आप पैदा होते हैं तो भी आपके सामने जनरेशन्स 2 होती, और जब आप बड़े होते हैं तो तब भी आप अपने पीछे 2 जनरेशन्स देख रहे होते हैं कि अब मेरे बच्चे हो गए और मैंने उनके बच्चों के बच्चे भी देख लिए या उनके बच्चे देख लिए। हम ज्यादा से ज्यादा 3 जनरेशन आगे या 3 जनरेशन पीछे देखते हैं, और इस पूरे अरसे के दौरान आप जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में ये महसूस करते हैं कि अब आपकी बात को उस तरह से नहीं समझा जा रहा जैसे आप समझाना चाहते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसी पूरी बात को जरा सेट कर दीजिए स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, और अब जिन बच्चों को मैं देख रहा हूँ, जिन बच्चों को आप देख रही हैं, आपको वाज़े नजर आएगा कि एक गैप है कि लैंग्वेज वही है, उर्दू, अंग्रेजी, जो भी आपकी ज़बान है जो सिर्फ समझी जाती है। ज़बान के साथ जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक लेवल ऑफ परसेप्शन है, आपको खुद महसूस होता है कि अब मेरी बात को मैं कहना कुछ और चाह रही हूँ और सामने वाला उसको कुछ और समझ रहा है। देयर इज अ गैप ऑफ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का कहीं गैप है। ठीक है। और इसी ड्रामे में ये बात बताई गई है कि एक आदमी एक कैफियत में है, दूसरा दूसरी कैफियत में है, और लोगों के लेवल ऑफ कैफियत या जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसका जो वेरिएशन जो होता है, वो कभी कभी एक आदमी एक रिश्ते के अंदर रहते हुए, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता है, शौहर बीवी का है, बहन भाई का है, उसके अंदर रहने के बावजूद क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड एक लेवल नहीं है, तो आपको ये महसूस होता है किसी जगह पे जिंदगी पे कि यार अब मेरी बात को, बावजूद इसके किसी शख्स के साथ एक रिलेशन है, ये मुझे उस लेवल पे नहीं अंडरस्टैंड कर रहा। तो ये स्पिरिचुअल लेवल पे एक डायमेंशन है जब आपको खुद महसूस होता है कि आपकी बात को आपकी सराउंडिंग में उस तरह से नहीं परसीव किया जा रहा जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो परसीव किया जाए। और वो वहाँ नहीं समझा पा रहा होता, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि ऐसा हम ही है। अपने एक्सपीरियंस नहीं बता पाते क्योंकि अगला समझेगा ही नहीं। तो जब हम यहाँ पे दुनियावी काम करते हैं, इन रिलेशंस में रहते हैं, तो इस चीज से कूप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपनी बात को कन्वे करना। और उसमें बिल्कुल भी कुछ खास ऐसा सोल्यूशन नहीं दिखाया, वो ये चीज नहीं कर पाया था जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल ऐसा ही है। और असल में उसको वो कहता है कि ये एक एक्सपीरियंस है जो पेनफुल एक्सपीरियंस है। और अभी जो एग्जैक्टली मुश्ताक साहब मिसाल दे रहे थे ना, गूंगे वाली मिसाल, अच्छा मैं आपको बिल्कुल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जहाँ दुनिया में आप अच्छे बोलने वाले होते हैं तो स्पिरिचुअली वहां पर, अच्छा यहाँ का मेरिट क्या है कि यू शुड बी अ गुड स्पीकर, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका अच्छा बोलने वाला नहीं, अच्छा साइलेंट रहने वाला आपका क्राइटेरिया है। ठीक है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में साइलेंस इज द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन, और इस दुनिया में वर्ड्स आर द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन। इस दुनिया में अच्छा बोलना अच्छा समझा जाता है, रूहानी दुनिया में खामोशी को अच्छा समझा जाता है। तो एक ही अच्छा, अब नोट करें, ठीक है, साइलेंस भी क्राइटेरिया है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज का एक और मैं बता दूं जो मेरे जहन में है, जिसे मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। इसका ये है कि जो सामने, अगर हम सामने वाले की लेवल पे आके बात करें तो वो आसानी से समझ जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बहुत हो गया। आसानी से, कभी भी परेशानी नहीं होती इस चीज की। सही है, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन अगर इस ड्रामे के हवाले से हम बात करते हैं तो वो ये कोशिश करता है, बहुत पोलाइटली करता है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली भी जिसको प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मैं कहती हूँ अगर हम उसकी लेवल पे आ जाते हैं तो हमें उसकी सारी वजूहत समझ में आ जाती हैं। और हम लेकिन दोनों बातें ठीक है, दोनों चाहे चीजें हैं। जैसे जैसे आपने कहा कि एक तकलीफ दे अमल, जैसे उन्होंने कहा कि गूंगे को वो कैसे अपना ख्वाब बताए, तो ये एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस भी है। आप दोनों लेवल को देख लेना, अगर आप इस ड्रामे के पर्सपेक्टिव में देखें या प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में देखें, प्रैक्टिकल दोनों में, हाँ दोनों में प्रैक्टिकलिटी है और दोनों एक ही बात कर रहे हैं। बात एक ही हो रही है कि आप इस दुनिया में जब अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं और जब आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। ठीक है ना? आप जब दूध लेने जाते हैं, वो अलग बात है कि पाकिस्तान में लोग दूध भी किलो में ले रहे होते हैं, जब उनको लीटर में लेना चाहिए। लेकिन आप जब एक दूध खरीदते हैं तो आप लीटर में लेते हैं, कपड़ा लेते हैं तो मीटर में लेते हैं। दोनों के मेजरमेंट स्केल अलग है। इसी तरह से जो स्पिरिचुअल दुनिया का जो मेजरमेंट स्केल है, उसको अगर आप वर्ल्डली पर्सपेक्टिव में मेजर करेंगे तो हाथ तो कुछ भी नहीं आना आपके। ठीक है? हर जगह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। तो जब हम एक ही रेफरेंस को हर जगह फिट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वही होगा जो गूंगे को सपना एक्सप्रेस करने में हो रहा है कि वो गलत जगह पे गलत चीज पे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट गलत है। लिहाजा एक चीज के एक्सपीरियंस को हर फ्रेम में समझना कि वो एक्सप्रेसिबल है, वो मुमकिन नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया कि आपने ये वाला प्ले सिलेक्ट किया। बस थोड़ी सी टेक्निकली कुछ फॉल्ट रहा, मुझे जाती तौर पे कुछ कमी रह गई। मैं जिस तरह से चाह रहा था कि इसको मैं प्रॉपरली सम अप करता, मुश्ताक साहब ने तो उसको 2-4 जुमलों में, उनका काम है कि वो बहुत सारी बातों को बड़े चंद अल्फाज में कर लेते हैं आसानी से। मेरे लिए मुश्किल है। वो कहते हैं कि इट इज वेरी इजी टू बी डिफिकल्ट बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इजी। तो मेरे साथ वो वाला मामला यहाँ पर है। थैंक यू सो मच। फॉर्मली इसको क्लोज करते हैं, मगर सोहेल साहब से एक कमिटमेंट लेनी है कि ये जो 7 पार्ट्स देखने के बाद हम लोग, बिल्कुल मेरे एंड पे रहा ये कमिटमेंट, और ये मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये शेयरिंग के बाद इसको हम एक प्रॉपर सेशन में कन्वर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। ईद के बाद कोई टाइम आप दे दीजिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंक्लूड करना है, बल्कि बिल्कुल कर मैं सब दोस्तों का थैंक्स करूंगा। एक हमेशा एक अच्छे मेंटोर की तरह, एक अच्छे लर्नर की तरह, हमेशा उनकी प्रेजेंस, अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी और बहुत सेहत के साथ जिंदगी दे। मेरी दुआएं उनके साथ रही हैं। वो मुझे बहुत एनकरेज करते हैं, और ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है उसमें उनका एक ख्याल है, और उस ख्याल को आप देखेंगे उन्होंने इतने तवील अरसे तक जो है वो उसको कंटिन्यू रखा। ये सारा उनकी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन का नतीजा है, क्योंकि इंटेंशन से चीजें शक्ल में आती हैं, और ये उनकी नीयत है, उनका खुलूस है, उनकी नेक नियत ही है जो चीजों को, इतने सारे लोगों को इकट्ठा भी करती है और सोचने पे मजबूर भी करती है। ये इल्म की सोहेल साहब, आपके एंड पे एक और चीज भी वो थोड़ी पेंडिंग में है, वो एब्सोल्यूट फ्रीडम के ऊपर आपका एक लेक्चर था जिसका कुछ पोर्शन रह गया था। सर जी, हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलू हमेशा जो है वो रह जाते हैं, जिंदगी वो रह जाने का नाम है। अब मुझे खुशी है कि आप लोगों को आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है। बिल्कुल मुझे याद है कि हमने वो फ्रीडम पे बात करनी थी, लेकिन वो फ्रीडम का हमें फिर फ्रीडम नहीं मिला बात करने का। मेरे ख्याल में बिल्कुल सर, वो कई दफा प्लान भी किया एब्सोल्यूट फ्रीडम पर। सर शुजा साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है, इनका एब्सोल्यूट फ्रीडम के ऊपर एक लेक्चर जरूर अरेंज कीजिएगा। वो काफी अरसे से, तकरीबन 2-2.5 साल से वो पेंडिंग में है। ठीक है, बिल्कुल डन हो गया जी, बिल्कुल डन हो गया। कहता आप कुछ कहेंगे तो फिर इसको कम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अब मजीद अल्फाज बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ने इतने टेक्निकल इश्यूज के बावजूद इतना पार्टिसिपेट किया। चलो मुझे खुशी है कि लोग सुन रहे थे, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि चल कमरे में मैं सिर्फ अकेला ही हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि नहीं और भी साथी बैठे हुए। ये इसमें लॉकडाउन का असर है, वरना बिल्कुल ठीक है। शुजा, आपका भी बहुत शुक्रिया। शुजा, वेलकम। थैंक यू शुजा भाई, थैंक यू मुश्ताक साहब। ओके, खुदा हाफिज। सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शुजा साहब, थैंक यू वेरी मच मुश्ताक साहब, थैंक यू सोहेल साहब, थैंक यू। प्लेजर, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, थैंक यू। आपको भी मैंने पहली बार सुना, लेकिन बहुत अच्छा रहा। बहुत और अयोध्या, आपका भी शुक्रिया, आपने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हाँ जी, मुझे तो लगा कि वो सेकंड एंकर भी मौजूद है इस पूरे सेशन के अंदर। एग्जैक्टली। मैं नहीं बोल पाती, बस कभी कभार हो जाता है।
आपके अनकॉन्शियस में कोई इल्म छुपा हुआ है जिसका आपने इजहार किया है? वैसे अयोध्या के बारे में थोड़ी सी बताऊंगा। अयोध्या आजकल ये चार लोग बल्कि अच्छा। फेसबुक पे लाइव, और हम लोग तो सुनते रहते हैं इनको खामोशी से पीछे। तो अयोध्या काफी एनलाइटेंड हैं खातून। मुझे अंदाजा हो गया, मुझे इनकी शागिर्दी में आना पड़ेगा और इनसे हम ये सोच सीखना रहे हैं कि पड़ेगा। बल्कि बिल्कुल इनको अलग से एक दिन हम अयोध्या से भी लेक्चर सुन रहे होंगे यहाँ पे। इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। सब लोग का। बल्कि एक टाइम पे हम लोग 30 लोग थे, और अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा रहा हमारा आज का सेशन। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अभी वैसे आप लोगों को पता होगा कि ट्यूसडे को नादिर साहब का सेकंड पार्ट का सेशन है, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।